तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स पर। तो आज मैं यहाँ पर यूपीपीएससी एई 2019 में जो हिंदी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पीडीएफ्स देखे दूसरे इंस्टीट्यूट्स के जो सॉल्यूशंस थे हिंदी को लेकर के, वो बहुत ही गलत आंसर कीज दे रखे हुए थे। ठीक है, और इसमें हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो अभी रिसेंटली यूपी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिंदी पे, है ना, वो सारी चीज़ हम कवर करेंगे। और ये एक मेरा टेलीग्राम चैनल है ना। इस टेलीग्राम चैनल पे मैंने कुछ दिन पहले ही यूपीपीएससी एई का एक कंबाइंड फॉर्म पीडीएफ भेजा हुआ था। आप फाइल सेक्शन पे जाकर के वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन पे है इस चैनल की। ठीक है, तो आज ही ज्वाइन हो जाना। उस पर आप देखोगे कि अभी रिसेंटली जितने भी यूपी के एग्जाम्स हुए हैं, है ना, वो सारे उसमें है जीएस पोर्शन। ठीक है, और पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भी उसमें है, तो वो भी डाला हुआ है। तो मतलब अभी जितने भी रिसेंटली हैं वो सारे हैं उसमें मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो बनाया है मैंने, इस पे जो भी कंटेंट है वो सारे एग्जाम्स को देखकर बनाया हुआ है। जिसमें जितनी भी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं वो रिसेंट एग्जाम में पूछी भी गई हुई हैं, आया भी है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करेंगे। तो हमारे पास पहला सवाल ये है कि इनमें से दंत ध्वनियाँ हैं च छ ज झ प फ ब भ ट थ द ध ट ठ ड ढ। तो अब ये दंत ध्वनियाँ होती क्या है? दंत ध्वनियों की अगर हम बात करें तो जो हमारी जीभ की जो टिप होती है, टंग की जो हमारी टिप होगी, ये चीज़, ठीक है, जो हमारी ये टंग की टिप है ये, ठीक, और जो हमारे दांत का अंदरी भाग होता है उस भाग से जब हम ये टच करेंगे, अपन की जो ध्वनियाँ निकलेंगी वो आप महसूस कर पा रहे होंगे कि ये त थ द धा निकल रहा है ना। तो यही होती हैं दंत ध्वनियाँ। तो इसका ही आंसर हो जाएगा ये सी। ठीक, अब ये चा छा जा झा पा फा बा भा टा ठा डा ढा, इन सभी की भी हम बात करेंगे, है ना। तो पहले अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। आपको एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये होता है वर्णमाला क्या होता है। इसमें 48 वर्ण होते हैं। ठीक, उसके बाद जो है बस इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको एक बार ये पूरा पीडीएफ मैं भेज दूंगा उसी टेलीग्राम चैनल पे, आपको ये सारी चीज़ें आपको देखना है। ठीक है, हर चीज़ को पढ़ना है, लेकिन जितनी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ उसे तो देखना ही देखना है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा यूपीपीएससी एई के लिए। ठीक है, और जो लेक्चरर के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है ये वीडियो। ठीक है, तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। यही सारे सवाल पूछता है इसमें से कि वर्ण कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं। ठीक है, अनुस्वार किसे बोला जाता है? ठीक है, अंगा। और विसर्ग किसे बोला जाता है? आहा को हम बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अनुनासिक और अनुस्वार, मुंह और नाक दोनों से मतलब जिनका उच्चारण होता है। अनुस्वार जिनका स्वर हवा केवल नाक से निकलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेना। इंपॉर्टेंट तो इसमें यही है कि स्वर और वर्ण कितने होते हैं। स्वर जैसे कि बात करें अ आ ई उ री ए ओ औ, ये होते हैं स्वर। ठीक है, जिन्हें हम जो है वॉवेल्स भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन हमारे 33 व्यंजन होते हैं हिंदी में। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपका वहाँ पे था दंत ध्वनियाँ क्या होती हैं, तो ये देखिए त थ द ध न, जिन्हें हम दंत ध्वनियाँ बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कंठ ध्वनियाँ की। तो कंठ ध्वनियाँ वो होती हैं जो हमारे कंठ से उच्चारण होती हैं जिनका। ठीक, तो जैसे कि क ख ग घ ड़। तो अब ये हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? हमारी ये गले से निकल रही, गले से तो सारी आवाज़ निकल रही है, तो हम इसे कनेक्ट कैसे कर पाएंगे? ये हम जब आगे की चीज़ें पढ़ेंगे ना, ये तालव्य, मूर्धन्य, तो उनसे आप ये कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं, इसे तो याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये तालव्य। तालव्य हम किसे बोलते हैं? तालव्य जैसे ये हमारी जीभ है, ठीक है, और जीभ में ये हमारा ऊपरी भाग है। ठीक है, ये हमारा ऊपरी भाग है, जैसे ये हमारा ऊपरी भाग होता है ना यहाँ पे। ठीक, तो जब हमारी जीभा जो है यहाँ से और ये टच होती है, ठीक है, तब हम उसे बोल देते हैं। इसे ही हम ये तालु इसे ही बोलते हैं। ठीक, ये मतलब कि जैसे अगर हम यहाँ देखें
ये जीभ है, और ये जो यहाँ का हिस्सा रहेगा यहाँ का, ठीक, उसे ही हम तालु बोल देते हैं ये, ठीक। उसके बाद इन्हें जब यहाँ से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें ही हम तालव्य ध्वनियाँ बोलते हैं, ठीक। तो कौन कौन सी थी तालव्य ध्वनियाँ? तालव्य ध्वनियाँ हैं च, छ, ज, झ, ञ। जब हम इसको बोलते हैं तो आप महसूस कर पा रहे होंगे कि ये जीभ की टिप हमारी उसमें टच होती है, ठीक। अब मूर्धन्य ध्वनियाँ क्या होती हैं? जो हमारी मूर्धा के उससे निकले, जैसे कि ये जीभ हमारी नॉर्मल है, लेकिन अगर हम इसी जीभ को ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं ना, ऐसे ऐसे, ये हमारी जीभ ऐसे ट्विस्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर जब ये टकराती है ऊपर, है ना, तालु से, तब हम उसे बोल देते हैं, जब ये ध्वनियाँ यहाँ से उच्चारण होंगी तो उसे हम बोल देते हैं मूर्धन्य ध्वनियाँ, ठीक है। यही होता है मूर्धा। फिर उसके बाद जो है क्या होती है? ट, ठ, ड, ढ, ड़। ये आप महसूस कर पा रहे होंगे कि हमें अपनी जीभ को ट्विस्ट कर रहे हैं, तब ये ध्वनियाँ निकल रही हैं, ठीक। उसके बाद होता है दंत ध्वनियाँ, आपको बता ही दिया है। ओष्ठ ध्वनियाँ क्या होती हैं? ओष्ठ ध्वनियाँ जैसे ये हमारा ऊपरी भाग, ये हमारा निचली भाग होता है ओंठ का, ठीक है, ये हमारा ओठ है। तो जब हम बोलते हैं, जैसे ये हम बोल रहे हैं, तो जब ये दोनों टच होता है, तो टच कब कब हो रहा है आप महसूस कर पा रहे होगे कि जब आप पा बोलते हो, फा बोलते हो, बा बोलते हो, भा बोलते हो, तो ये हमारा टच हो रहा है, माँ में भी अपना टच हो रहा है, ठीक है। इसे ही ओष्ठ ध्वनियाँ बोलते हैं, ठीक। अब उसके बाद इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो याद करने वाली हैं, जैसे कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जब अंदर से आवाज़ आए, ठीक है, जैसे कि यारा लावा में अंदर से ही आवाज़ आ रही, कहीं टकरा नहीं रही है किसी भी चीज़ों पे। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? बोलने पर मुंह से गर्म हवा आए, जैसे कि अब आप यहाँ पे हाथ लगाओगे और बोलोगे शा 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 हा, तो आप ये महसूस कर पा रहे होगे कि हवा जो निकल रही है मुंह से वो गर्म निकल रही है, ठीक है। तो उन्हें ही हम बोल देते हैं ऊष्म व्यंजन। उसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है? अल्प प्राण बोलने पर कम प्राण निकले और महाप्राण बोलने पर ज़्यादा प्राण निकले, उन्हें ही हम अल्प प्राण और महाप्राण कहते हैं, ठीक। ये ट्रिक के बेसिस पे इसकी डेफिनेशन कुछ और है, ठीक है। अल्प का अगर अल्प प्राण का हम शॉर्ट फॉर्म लिखे तो ALP होता है, और महाप्राण का अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखे तो MP होता है, ठीक है। तो अल्प 3 वर्ड आ रहे हैं, मतलब इसमें 3 वर्ण होंगे, और महाप्राण में 2, MP 2 आ रहे हैं इसमें शॉर्टकट में, तो 2 रहेंगे। अब ऊपर वाले में ALP बोले तो 1 3 5, यानी कि 1 3 5, और MP में 2 4, ठीक है, इवन। मतलब ये 1 3 5 और 2 4 का क्या मतलब है? 1 3 5 बोले तो ये 1, ये 3 और ये 5, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलेंगे? ये और ये और ये सारा है हमारा अल्प प्राण, ठीक। और जो हमारा 2 और 4 है, बोले तो ये 2 और ये 4, ठीक है, ये हमारा है 2 4 हमारा महाप्राण। ये 2 और ये जो 4 है, ये है हमारा महाप्राण, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है और बाकी की चीज़ अगर हम देखें तो अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन क्या होता है? अघोष व्यंजन जिसमें तंत्र कंपित ना हो, मतलब वाइब्रेशन ना हो, ठीक है। और हाँ, इसमें जो अल्प प्राण में 1 3 5, तो ये मतलब 1 3 5, ये पूरा 1 और ये पूरा 3 और ये पूरा 5 तो है ही, साथ में यहाँ पर यारा लावा भी है, ठीक है। उसी तरह महाप्राण में भी 2 और 4 तो है ही, उसके साथ साथ ये सा शा शाहा भी है। अब ये इसको अगर हम कनेक्ट करें कम प्राण और ज़्यादा प्राण कैसे होता है, तो आप महसूस कर पा रहे होगे क ख ग घ ड़, आपकी एनर्जी जो हो रही है वो हमारी जो है इसमें कम खर्च हो रही है, किसको किसको बोलने में? का घ और ड़ा बोलने में, है ना, अपनी एनर्जी कम खर्च हो रही है। और ख और घ बोलने में अपनी एनर्जी ज़्यादा। ये आप जब एकदम गहराई से सोचोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, तब आप इस चीज़ को समझोगे, ठीक है। तो उसी तरह अब अघोष व्यंजन क्या होता है और घोष व्यंजन क्या होता है, ठीक है। अघोष व्यंजन क्या?
जैसे कि क ख च छ ट ठ त था, जिसमें तंत्र कंपित ना हो, केवल हवा निकले। ठीक है, जैसे कि क ख च छ बोलने में हमारी तंत्र कंपित नहीं हो रही है। उसी के साथ साथ अगर घोष व्यंजन की बात करें, जैसे कि ग घ ड़ ज झ ञ, इन सब में हम देख रहे हैं कि हाँ वाइब्रेशन हो रहा है ना, ग घ, है ना, वाइब्रेशन एक हम महसूस कर पा रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा है। तो किसमें किसमें हो रहा है, का खा। आघोष व्यंजन क्या क्या हो जाएगा, एक ये का में भी है, खा में भी है, और चा में है, फिर उसके बाद जो है छा में है, टा ठ त था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प फ, ठीक है, त था में भी है, पा फा में भी है, और शा सा सा भी है। ठीक है, ये अलग है यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा अघोष व्यंजन। ठीक, मतलब क्या है हमारा यहाँ पे कहने का, अघोष व्यंजन किसमें किसमें होता है, एक और दो, जिसमें तंत्र कंपित नहीं होती है। घोष व्यंजन का जहाँ पे तंत्र कंपित होती है। तो तंत्र कंपित कहाँ कहाँ हो रही, ग घ ड़ ज झ झ, मतलब कि ये ग घ ड़ है ना, ज झ ड़, मतलब कि यहाँ सीधे सीधे हो जाएगा 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये हो जाएगा घोष व्यंजन। ठीक, उसके बाद आगे अगर देखें तो ये प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजन के भेद लिखे हुए हैं। ठीक, जैसे कि च छ ज झ, ज्यादा स्पर्श ए और घर्षण, मतलब च छ ज झ में आप देख रहे होंगे कि बहुत देर तक हमें मतलब स्पर्श करते हैं हम, मतलब अपनी मूर्धा को ज्यादा देर तक हम स्पर्श कर रहे हैं और घर्षण भी हो रहा है, उसे स्पर्श संघर्षी बोल गए। और नासिक्य में हो गया जो नाक से हवा निकले, ड़ा या ना ना मा, इनमें हम देख रहे हैं कि नाक के बल हमें बोलना पड़ रहा है। ठीक है, इन सबको भी एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद और क्या दिया हुआ इसमें, संयुक्त स्वर क्या होते हैं और संयुक्त व्यंजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन मतलब कि जो दो वर्णों से मिल करके बने उन्हें ही हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, मतलब दो वर्गों को मिला करके। दो वर्ग यहाँ पे क्या, जो छा है और त्रा है और ज्ञा है और श्रा है, ये हम देख पा रहे हैं कि दो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कैसे, ऐसे दो दो लेटर से, जैसे कि का और शा मिला करके छा बन गया, ता और रा मिला के त्रा, जा और या मिला के ज्ञा, शा और रा मिला के श्रा बन गया। ठीक है, इसी में एक ऑप्शन में हटा देगा और पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपको ये पता होगा कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तब आप इस सवाल को कर पाओगे। तो अगर हम बात करें अगले सवाल की, जिसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से व्यंजन संधि आधारित शब्द है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि संधि होता क्या है, तब तो हम इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। संधि, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को जो है हम संधि बोलते हैं। मतलब वर्ड ये हो गया और एक वर्ड ये हो गया, उन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो एक नया वर्ड मिलता है हमें, तो वही उसकी एक संधि विच्छेद का मतलब वही हो गया कि जो वो एक वर्ड अलग था और जो एक वर्ड अलग था, उसी को हम संधि बोलते हैं उसकी। ठीक है, और हम बात करें अगर इसके कितने जो है भेद होते हैं, तो 3 तरीके के होते हैं। स्वर होते हैं, व्यंजन होता है और विसर्ग होता है। ठीक है, स्वर संधि जो दो स्वर के मेल से बनते हैं। ठीक, सर मतलब बोले तो आ ई ई उ ए ओ फिर री, तो इनसे ही जो बने। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ अत्याचार, अत्याचार का क्या होता है संधि, अति धन आचार। ठीक है, अति ई आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ई आ रहा है और आ रहा है, ये दोनों मिल करके या बना रहा है, इसे ही हम बोल देते हैं फिर अत्याचार, और यही संधि स्वर संधि होती है। ठीक है, अब बात करें अगर व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि में जैसे स्वर का होता है कि स्वर और स्वर दोनों जो रहेंगे, है ना, वो ये देखो ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। ठीक है, लेकिन व्यंजन संधि में क्या रहेगा कि व्यंजन या स्वर रहे, या व्यंजन व्यंजन रहे, या स्वर और व्यंजन रहे।
ठीक है, तो मेल को व्यंजन संधि बोलते हैं। ठीक है, अब इन व्यंजन संधि को देखने का कुछ ट्रिक होता है, पूछ लेता है हमसे सर व्यंजन संधि के बारे में, तो कैसे हम उसकी संधि करेंगे, इसकी कुछ यहाँ पे ट्रिक्स लिखी हुई हैं। जैसे कि अगर लिखा हुआ आधा चा और छा, ठीक है, मतलब ये जो आधा चा और चा है ये हलंत वाला है, एक ये है ना, ये हलंत वाला है, और ये पूरा चा है ना, और इसी तरह ये जा जा ना ना टा टा ला ला भी लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि जो हलंत वाले को हटाकर ता लिख देते हैं। हलंत वाला इसमें से ये है, इसको हटाकर क्या लिख देंगे, ता हलंत वाला वो भी। तो जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे देखो जा और जा है, तो हमने क्या सीखा है कि सज्जन, तो जा यहाँ पे ये हलंत वाला है, तो हलंत वाला जा की जगह क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा, तो वही ये लिखा हुआ है सत, और जन तो जन ही है। ठीक है, ट्रिक 2 क्या बोलती है, ट्रिक 2 बोलती है कि हमें ये अंग की जगह हम माँ लिख देते हैं, वो भी कौन सा वाला, हलंत वाला। जैसे कि संचेप है, ठीक है, तो ये संग, तो क्या हमने सीखा है कि सा और अंग की जो जगह है वो हमारा ले लेगा, माँ ले लेगा, आधा वाला वो भी, तो ये सम हो जाएगा और छेप का छेप रहेगा जाएगा। ठीक, इसी तरह ट्रिक 3 क्या है, क मतलब आधा सा और का। ठीक है, तो हलंत वाले को हटाकर आधा माँ कर देंगे, हलंत वाला यहाँ सा है। इसका एग्जाम्पल देखें तो संस्करण, संस्करण में क्या सीखा है कि ये जो आधा सा है ना, ये जो सा आधा वाला है, इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, माँ लिख देते हैं आधा वाला, यानी कि ये, और करण तो करण ही रह जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा है प्रतिष्ठान वाला, मतलब कि आधा शा और ठा। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये वाला सा और था लिख देते हैं। जैसे कि प्रतिष्ठान लिखा हुआ है तो प्रति तो है ही, ये प्रति तो लिखा ही रहेगा, और ये जो स्थान लिखा हुआ है इसकी जगह स्था की जगह ये स्था आ जाएगा, तो ये स्थान हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये वाला शा जहाँ दिखे उसका ये वाला सा हो जाता है। जैसे कि अगर अभिषेक तो अभिधन सेक हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे आधा चा और छा लिखा हुआ है ना, तो उसकी जगह ये चा की जगह तो शा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आधा वाला चा है उसकी जगह ता हो जाएगा, या फिर छा की जगह शा हो जाएगा, और ये जो आधा वाला चा है उसकी जगह दा भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि साक्षास्त्र। ठीक, यानी कि क्या बताया मैंने, आधा चा की जगह ता ले लेगा और छा की जगह सा ले लेगा। ठीक है, इसी तरह आप और देख लेना। और ये जो ट्रिक है ये हम 90 to 99% हम ये देख सकते हैं कि ये एप्लीकेबल है। ठीक है, 100% नहीं बोल सकते, है ना, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं। तो अब देखेंगे अगला क्या हम पढ़ेंगे, विसर्ग संधि के बारे में। अभी एक जो इसमें रूल और हैं, ये रूल आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना है। मैं ट्रिक के बेसिस में इन दोनों रूल को बता रहा हूँ कि ये है क्या, है ना। यहाँ पे तो लिखा हुआ ये बेसिकली ये इतना सारा लिखा हुआ है, इसको आपको ये मतलब समझना है कि जहाँ 3 और 5 वाला रहे वो 1 हो जाता है। 3 5 1, अब ये क्या है 3 5 1, मतलब जैसे हमने बताया था ना का खा ग घ ड़, तो उसमें 1 2 3 4 5 था। ठीक है, तो जैसे कि जहाँ पर भी तीसरा दिखे, जैसे कि गा, ठीक है गा, तो उसकी जगह ये ले लेगा का, मतलब कि दिगंबर। दिगंबर की संधि क्या हो जाएगी, क्या बताया मैंने, जहाँ पर भी गा दिखे गा की जगह आधा का हो जाएगा या का हो जाएगा, और अंबर अंबर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 की जगह भी 1 हो जाएगा। 5 की जगह 1 मतलब जहाँ ड़ा हो वहाँ भी का हो जाता है। जैसे कि वाड़मय, उसकी जगह क्या दिया हुआ है, जैसे कि ये डा की जगह ड़ा की जगह का, और मैं तो ये पूरा मैं ही है। ठीक है, तो ये एकदम सही तो हम इस चीज़ से नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि अगर हमारे पास ऑप्शन में आएगा तो हम एक अपना कॉमन सेंस इस तरह यूज़ करके, ट्रिक की मदद ले करके हम सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है, जिसमें विसर्ग लगा हो। विसर्ग क्या, आहा वाली जो मात्रा होती है उसे ही विसर्ग कहते हैं। ठीक है,
जैसे कि नमस्कार, नमः धनकार, नमः धनते, नमस्ते, निराशा का निह धन आशा। ठीक है, और ये जो रूल लिखा हुआ है उसी के बेसिस पे ये ट्रिक है। तो जो है जैसे मैंने अभी स्वर का बताया, आपको व्यंजन का बताया, उसी तरह ही विसर्ग का है। ये आप देख लेना क्या है कैसे है, क्योंकि अगर मैं सब बता दूंगा तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ही देखना पड़ेगा, है ना। आप अपने से समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, और ये अभी आया था पयूद, है ना, पया धन दा। ये भी रिसेंटली शायद यूपी पीएससी सीएससी में पूछा गया था, है ना। तो सारे मतलब इसमें सब जितने भी चीज़ें हैं वो सब मैंने कंबाइन करके डाल दिया है सारी चीज़ें, है ना। जैसे कि ये दुष्प्रकृति है तो ये कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत ही आसान है, जैसे आपने इन सबको समझा है वैसे ही आपको इसे भी समझना होगा। ठीक, अब हम देखेंगे इसका आंसर। ठीक, इनमें से व्यंजन संधि आधारित शब्द है। व्यंजन संधि, अब सबसे पहले हम इनकी संधि करेंगे। अन्वेषण की क्या होती है? अन्वेषण की होती है अनुधन, अनुधन एषण। ठीक, और उद्धार की क्या होती है? उत धन हार। ठीक है, लघु उर्मी का क्या होता है? लघु धन ऊर्मी। और पुरोहित का क्या होता है? पूर धन हित। ठीक, अब जैसा कि मैंने बताया था स्वर में स्वर और स्वर होता है, व्यंजन में व्यंजन स्वर स्वर व्यंजन सब हो जाता है। ठीक है, और जिसमें विसर्ग होता है तो वहाँ पे ये आहा की मात्रा होती है, मतलब कि ये वाला जो है ये तो हमारा हो गया क्या? विसर्ग। ठीक है, और इसी तरह ये उत धन हार, ये है हमारा व्यंजन संधि, है ना। ता भी हमारा व्यंजन है और हा भी हमारा व्यंजन है, मतलब ये काहे का हो गया? व्यंजन प्लस व्यंजन। ठीक है, और लघु ऊर्मी, लघु ऊर्मी में क्या हो रहा है? ऊ और धन बड़ा ऊ, ये मिलाकर के बन रहा है बड़ा ऊ। के बाद ये अनु, अनुएषण, या ये क्या पे है? ये ऊ धन ए है गया, ये क्या बना रहा है? वे बना रहा है। ठीक है, तो ये और ये सारी चीज़ें आप आगे सीख जाओगे। अभी एक सवाल और आने वाला है, उसमें सारी चीज़ें है ना, कि ये कैसे ऊ और ऊ बड़ा ऊ हो गया, है ना, और ये ऊ और ए हो गया, वे हो गया। और यहाँ उद्धार जैसे लिखा हुआ है ना, तो ये उद्धार का क्या हो जाता है? आधा ता और हा मिलाकर बन जाता है दा और धा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये उद्धार। क्यों? व्यंजन संधि तो पूछा था हमसे। ठीक, इसके बाद अगला सवाल है चौराहा शब्द में समास है। अब सबसे पहले हमें समास आना चाहिए कि समास होता क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। तो समास परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों शब्दों को मेल का समास कहते हैं। जैसे कि भाई और बहन भाई बहन हो जाता है, चंद्रमा के समान मुख चंद्रमुख हो जाता है ना। तो ये जैसे हम इतना बड़ा ना लिख करके कि चंद्रमा के समान मुख, तो हम डायरेक्ट हम बोल दिए चंद्रमुख बोल दिए। ठीक है, भाई और बहन है तो उसको हम शॉर्ट कर दिए भाई, और की जगह ये आ गया, है ना, योजक चिन्ह आ गया। ठीक है, तो इसी तरह समास के चार भेद होते हैं। समास के चार भेद कौन कौन से? तत्पुरुष समास होता है पहला तो, ठीक, तो और दूसरा क्या क्या है? दूसरा है आपका बहुब्रीहि समास, फिर द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब जैसे कि हर तत्पुरुष समास में ही बहुत सारे और भी इसके भेद होते हैं। सवाल के माध्यम से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी समझने में, है ना, हिंदी को समझने में। वरना अगर एक तरफ से आप हिंदी पढ़ोगे, आप पढ़ लोगे समझ लोगे लेकिन भूल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के थ्रू अगर आप देख रहे हो तो आपको ये याद रहेगा देखना। और क्या है? तत्पुरुष, जिसमें करण के द्वारा शब्द को जोड़ा जाता है। करण क्या होता है सबसे पहले अब ये देखना है। तो अभी तो आप फिलहाल ये याद रखिए, कारक होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे। तो आपने कभी अगर ध्यान हो कि कर्ता ने
कर्ता ने करण से, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो करण में आता है सा से, ठीक है। तो इसके माध्यम से जो शब्द को जोड़ा जाए उसे ही हम कहते हैं क्या, तत्पुरुष समास। इसमें से के साथ साथ के द्वारा भी आता है, ठीक, के द्वारा, मतलब इन दोनों के माध्यम से जब जोड़ा जाए, ठीक। अब और क्या है इसका, ये तो ट्रिक थी, है ना, ये ट्रिक थी, ये इसका डेफिनेशन नहीं है कि हम हाँ हर जगह देखें तो हाँ बस तत्पुरुष समास ही होगा। इसका ये डेफिनेशन क्या है कि पहला पद या शब्द जो प्रधान ना होकर के दूसरा पद प्रधान हो, मतलब पहला मतलब दो शब्द रहें, जैसे ये दो शब्द लिखा हो, इसमें अगर जो है प्रधान जो रहे वो दूसरा वाला शब्द रहे, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कर्म से हीन, यानी कि कर्महीन। अब आपको ये देखना कि सा से लिखा हुआ है तो से क्या है, करण, और करण है तो तत्पुरुष समास है, ठीक। बस इतना ही याद रखना, ये आप डेफिनेशन के थ्रू जाओगे तो आप कभी नहीं पकड़ पाओगे कि तत्पुरुष समास होता क्या है, ठीक है। तत्पुरुष समास के भी उपभेद होते हैं। कर्मधारय, तो जहां पे विशेषण हो और विशेष्य हो, ये विशेषण और विशेष्य भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि सब आगे पढ़ेंगे तो अभी क्या पढ़ेंगे, अभी आप केवल फोकस आपका होना चाहिए कि तत्पुरुष समास होता क्या है, ठीक है, और किसी चीज़ में आपका फोकस नहीं होना चाहिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कर्मधारय समास, जिसमें नीला है जो कंठ, एक तो ये नीला हो गया और एक ये जो कंठ हो गया, ठीक है ना। तो दोनों क्या है, एक विशेषण है और एक विशेष्य है, ठीक। विशेषण वो होता है जिस किसी चीज की विशेषता जब हम बताते हैं, और विशेष जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं, ठीक है। विशेषण यहाँ पे नीला हो जाएगा, ठीक है, और किसकी विशेषता हम बता रहे हैं, कंठ का, तो विशेषण नीला और विशेष कंठ हो गया, ठीक है। द्विगु समास, द्विगु समास में केवल हमें ये फोकस करना है कि जिसमें संख्या आ जाए वो द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास मतलब जैसे चार रास्तों का समूह लिखा हुआ है तो चार यहाँ पे जो है क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे संख्यावाची पद है, ठीक है। अब बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास में क्या है कि अर्थ दोनों पक्षों के अर्थों से अलग हो जाए। एग्जाम्पल है कि हाथी का मुंह है जिसका गजानन, पीला है अंबर जिसका पीताम्बर। तो कभी कभी ऐसा कुछ भी आ जाता है, जैसे चार रास्तों का समूह हमने किस में पढ़ा है, ये पढ़ा हमने द्विगु समास में, ठीक है। तो द्विगु समास मतलब चार रास्तों का समूह हम चौराहा बोलते ही हैं, ठीक। मतलब इससे हमारा यही पूरा एक तात्पर्य यही हो गया ना, चार रास्तों का समूह चौराहा ही हो गया पूरा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी ऐसे ही, वहाँ पे तो संख्या आ जा रही थी तो हम एक कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई वो द्विगु समास है। बट यहाँ पर क्या है कि बहुव्रीहि समास, मतलब इसमें दो या दो से अधिक लोग हों और उस किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो। दो या दो से मतलब कि एक तो है हाथी हो गया, हाथी शब्द है, और मुंह शब्द है, हाथी का मुंह है जिसका, ठीक है। तो अब ये हाथी मुंहा तो नहीं बोल दिया ना, जैसे द्विगु समास में था चौराहा बोल दिया, चार रास्तों का समूह, यहाँ पे क्या बोल दिया, हाथी का मुंह है जिसका। तो इससे हमें क्या तात्पर्य हो रहा है, हम सीधे सीधे हम ये ध्यान दे सकते कि हाँ भाई गजानन यानी कि गणेश जी की बात हो रही है। जैसे पीला है अंबर जिसका, ठीक। अब पीला है अंबर जिसका यानी कि पीताम्बर, पीताम्बर कौन है, पीताम्बर है विष्णु या कृष्ण जी, ठीक है। तो किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही, मतलब ना इसकी पीले की बात हो रही, ना अंबर की बात हो रही, यानी कि ना पीले रंग की बात हो रही है, ना ही अंबर कपड़े की बात हो रही है। बट हाँ, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जो पीला वस्त्र धारण करता है उसका मतलब पीताम्बर विष्णु या श्री कृष्ण। अब द्वंद्व समास किसे बोलते हैं, जिसमें दोनों खंडों समान प्रधान हो, मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा। जो बराबर मतलब सुख दुख, सुख है तो दुख है, उतार है तो चढ़ाव है ना, ऐसे शब्द हो जाएंगे द्वंद्व समास, ठीक है। अब क्या है अव्ययी भाव समास, मतलब कि पहला पद अव्यय हो तथा समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करे, ठीक है।
क्रिया किसे बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, मतलब क्रिया विशेषण ही अगर हम पूरा देखें तो क्रिया कोई काम होने की विशेषता, मतलब कोई काम हो रहा है कि वो जा रहा है, वो कर रहा है, वो काम हो गया, उसकी विशेषता अगर कर दी गई कि वो बहुत तेज चल रहा है, वो बहुत धीरे चल रहा है, तो उसे ही क्रिया विशेषण बोल देंगे। अव्यय वो शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग, वचन, पुरुष का मतलब कि हार, जैसे एक हार शब्द है, ठीक है, वो कल भी हार गया था, वो आज भी हार गया था, ठीक है, वो भी हार गए थे, हम भी हार गए थे, तो इसका जो है लिंग, वचन, पुरुष, काल, मतलब वो भी हार गई थी। देखो इसमें पुरुष भी कोई काम नहीं आ रहा है ना, लिंग का भी कोई काम नहीं आ रहा, काल का भी कोई महत्व तो नहीं पड़ रहा, तो इसी को ही हम अव्यय बोल देते हैं, ठीक है। तो अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें कि अव्ययी भाव समास कौन सा होता है, यथाशक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार, और आजीवन, जीवन भर के लिए, ठीक है, तो शक्ति और अनुसार। इसमें अब अव्यय देखें तो अनुसार में अव्यय क्या होता है, मतलब कि मैं उसके अनुसार चलूँगा, मैं अपने अनुसार चलूँगा, मैं अपने माता पिता के अनुसार चलूँगा, मैं कल भी अपने माता पिता के अनुसार चला था, ये क्या हो गया, अव्यय दिखा रहा है हमें, ठीक है। जीवन, जीवन, मैं जीवन भर के लिए जिंदा हूँ, मैं जीवन भर जो है अपने कर्मों के प्रति श्रद्धा रखूँगा, ठीक, मतलब जीवन का भी कुछ, ये भी अव्यय हो गया, ठीक है। तो इसे ही हम अव्ययी भाव समास बोल देंगे, ठीक। अब इस सवाल में अगर देखें तो चौराहा शब्द में समास है, क्या बताया मैंने, चौराहा शब्द का मतलब चार राहों का समूह है ना, चार राहों का समूह है, ठीक। तो अगला सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि निवृत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द आप लोग सभी जानते होंगे, विलोम क्या होता है, उल्टा, है ना। तो निवृत्ति का होता है हमारा इस प्रवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो जाएगा। और भी बहुत सारे विलोम शब्द हैं, उसे हम देखेंगे क्या क्या है। ये सारे अभी पूछे गए हैं और बहुत रिपीटेडली पूछते हैं, जो यूपी एसएससी के द्वारा, ठीक है, और यूपी पीएससी के द्वारा, ठीक है। इनमें जो भी मतलब जो है रिपीटेडली पूछा गया है वो ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आप लोग इनको एक बार देख लेना, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, देखो, सरल, कठिन, कुटिल, वक्र, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है एक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शारदा का पर्यायवाची शब्द है, गिरा, ठीक। और ये शारदा और गिरा, ये जो है किसके पर्यायवाची हैं, ये पर्यायवाची हैं हमारे सरस्वती के, ठीक, ठीक है, सरस्वती जी के, जिसमें क्या क्या आता है, विमला आता है, ठीक, हंस वाहिनी आता है, ठीक, और भारती, श्री, गिरा, वाणी, शारदा, ये सारी चीज़ें और भी हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें ऑप्शन ए, ठीक, ऑप्शन ए में जैसे कमला लिखा हुआ है, कमला किसका होता है, कमला होता है लक्ष्मी जी का, ठीक। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें कौमुदी, कौमुदी का मतलब होता है चांदनी या ज्योत्सना, ठीक है। ये चांदनी का मतलब जो है पर्यायवाची है कौमुदी और ज्योत्सना, ठीक है। उसके बाद वारुणी, वारुणी किसका होता है, वारुणी होता है शराब, ठीक है, शराब, मदिरा, ठीक है, सुरा, ये सारी चीज़ें होती हैं किसकी, पर्यायवाची वारुणी की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गिरा, ठीक। इसके अलावा और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं, ये सारा जो है अभी रिसेंटली पूछा गया है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। हर एक चीज़ को आपको पढ़ना होगा, और इतना ही, मतलब अगर आप बुक से पढ़ोगे या कहीं और से पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, कि आप कितना रट लोगे, है ना। तो 10-10 पन्नों के तो पर्यायवाची और विलोम शब्द तो पता नहीं कितने कितने पन्नों के होते हैं, ठीक है, अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे तो ये जितना है इतना काफ़ी रहने वाला है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हो, नो डाउट, बट अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है तो आप ये बिल्कुल परफेक्ट जगह पे हो,
आप इतना कर लेना, आपके लिए इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, ये देख लेना। और ये भी देखो सारी चीज़ें हैं। ये गुफा, जैसे कि ये भी अभी पूछा गया था, शायद पॉलीटेक्निक लेक्चरार में पूछा गया था, अभी जो हुआ था ना रिसेंटली एग्ज़ाम, उसमें पूछा गया था, या फिर यूपी CSC में पूछा गया था, किसी में पूछा गया था। ये आप लोग देख लेना एक बार। ठीक है, तो मैंने बताया ना एक PDF मैंने भेजी हुई है ग्रुप पे, उसे आप देख लेना। उसे ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद उसे सॉल्व करना, और अगर वो चीज़ें ना बने तब आप आना मेरे को कमेंट करना कि हाँ आपने जो पढ़ाया वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो और अगर समझ में आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर दो, है ना। और भी मैं इसके बाद भी जो है टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे जाने वाला हूँ। तो और जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं बिल्कुल टाइम वेस्टेज नहीं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, बट इसके पहले या इसके बाद नहीं कर रहा हूँ कि, है ना। और बाकी जगह आप पढ़ोगे तो ये करो, वो करो, ऐसा करो, बात करो, कमेंट पढ़ो, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। एक फ़्लो में लेके चल रहा हूँ ताकि आप जो है फ़्लो ना टूटे और आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब तद्भव क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना है। और तद्भव आया कहाँ से, कैसे आया, ये सारी चीज़ें हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एकदम बीच से उठा करके नहीं जाएंगे। ठीक है, शुरू से पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। तो शब्द विचार होता है। ठीक, मतलब हमारे यहाँ कैसे भाषा आई, उस चीज़ का एक विचार हुआ। ठीक है, एक होता है सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, निरर्थक शब्द वो होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो जैसे कि सार्थक, कैसे कुछ भी हम बोल रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा है। और निरर्थक में क्या, जैसे टर टर अक्कड़ बक्कड़ कुछ भी नहीं, ऐसे ही बोल देते हैं, बस मुंह से निकला और बोल दिया, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो उसे हम बोल देते हैं निरर्थक। ठीक, अब प्रयोग के आधार पर भी और शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जैसे कि अर्थ बदले, मतलब अगर पैसा है, पैसों है ना, मैंने उसको पैसा दे दिया, उसे पैसों की ज़रूरत है ना, तो ये इसमें क्या है, शब्द में अंतर आ रहा है। बट अविकारी शब्द क्या है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया हुआ है कि उन्हें थकावट हो गई, तुम्हें थकावट हो गई, मुझे थकावट हो गई। तो थकावट में देखो कोई अंतर नहीं आ रहा है कि ऐसे उन्हें थकावटें हो गई, ऐसा तो नहीं है, गलत हो जाएगा, है ना। तो ये ही अव्यय होता है, अव्यय को हम अविकारी शब्द भी बोलते हैं। फिर उसके बाद और आगे हम बढ़े तो हम क्या देखते हैं कि रचना की गई। रचना कैसे, रोड शब्द क्या हो, हाथी, मतलब जैसे इसका अगर हम दो टुकड़े नहीं कर सकते है ना, हाँ धन थी नहीं कर सकते ना, संधि नहीं कर सकते, तो यही हाथी क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो गया, मतलब इसको हम तोड़ नहीं सकते बीच से। यौगिक, यौगिक शब्द क्या हो जाएगा, यौगिक मतलब कि अधिक शब्दों या शब्दांश के खंडों से भी परंपरागत अर्थ हो, मतलब कि विद्या धन अर्थी, है ना, दो शब्द मिला करके बन रहा है। योग रूढ़ शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पर किसी तीसरे शब्द का मतलब हो जाए, है ना। तो कैसे, जलज, जलज में देखो जल और धन जा है, जल धन जा मतलब पानी से उत्पन्न होने वाला। ठीक है, तो जा शब्द जहाँ पे लगे उसका मतलब यही होगा, उत्पन्न होने वाला। ठीक, आगे बढ़े अगर हम, तो उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द भेद। अब और आगे बढ़े हम तो हमें क्या, जब हम ये सारे शब्द, लैंग्वेजेस, ये सब जब बन रही थी तब ये, अब हम जो ये बोल रहे हैं वो चीज़ें कहाँ से आई। कोई किसी चीज़ को अगर हम बोल रहे हैं ये पेन है, तो ये पेन कहाँ से आई, सबसे पहले इसको किसने बोला, कहाँ से ये शब्द हम आज बोल पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब हम ये यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है तत्सम शब्द, वर्ड बोरोड फ्रॉम अनदर लैंग्वेज विदाउट एनी अल्टरेशन। ठीक, तत्सम मतलब बोले तो कि हम किसी और लैंग्वेज से हमने इसको उठा करके हम बोल रहे हैं, जैसे कोई और लैंग्वेज, कोई और नहीं, संस्कृत है ना। संस्कृत के कुछ हम होते हैं ना, जिस कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम संस्कृत का हूबहू मिला करके हम वही बोलते हैं। जैसे सूर्य है, ठीक है, सूर्य है तो हम उसको, ये क्या है, एक संस्कृत वर्ड हो गया। ठीक है, और मयूर, मयूर भी क्या है, संस्कृत वर्ड है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े तो तद्भव, वर्ड बोरोड फ्रॉम अनदर लैंग्वेज विथ अल्टरेशन, मतलब हमने कहीं और से तो लिया बट उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज कैसे कर दिया, मतलब कि ये जैसे मोर और सूरज,
मयूर था, मयूर को हमने मोर कर दिया। सूर्य था, सूर्य को हमने क्या कर दिया, सूरज कर दिया। ठीक है, मतलब कि सीधे सीधे अब हमें ये याद रखना है कि तत्सम बोलेगा तो जो भी संस्कृत शब्द होंगे, ठीक है, और तद्भव जो भी हिंदी शब्द होंगे। ठीक, तो इस तरह हम पहचान सकते हैं। ठीक, तो अभी सॉल्व कर लेते पहले इसको, अभी अभी जैसे मैंने बता दिया है। तो अब आप देख पा रहे हो वानर लिखा है, तेल लिखा है, पीत लिखा है, घोटक लिखा है। अब आप आसानी से यहाँ देख पा रहे होगे कि वानर, वानर शब्द क्या है, वानर शब्द है संस्कृत शब्द, संस्कृत बोले तो तत्सम शब्द। ठीक, और उसके बाद तेल, तेल तो हिंदी शब्द हो गया ना, कि नहीं हो गया, तेल हमारा हिंदी शब्द है। ठीक है, तो मतलब ये हो गया हमारा तद्भव। ठीक, उसके बाद पीत है, पीत, पीत मतलब क्या होता है, पीला, है ना, और ये पीत से हमें क्या पता चल रहा है, ये हमारा तत्सम शब्द है। और घोटक, घोटक का होता है घोड़ा। ठीक, मतलब कि ये संस्कृत हो गई और ये हिंदी हो गई। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा तेल, यानी कि तद्भव शब्द यानी हिंदी शब्द क्या है, इसमें से तेल है। ये तो हमने बता दिया कि जो है तत्सम और तद्भव क्या होता है। ठीक, तत्सम संस्कृत, तद्भव हिंदी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हो गया देशज शब्द क्या होता है। देशज जो देश में उत्पन्न हुई है, मतलब अपने ही देश पे जिसका उत्पन्नता हो गई, मतलब कहीं बाहर से नहीं गए अपन लेने के लिए, जहाँ पे अपन रह रहे हैं वो जो लैंग्वेज, जैसे हो गया लोटा, टाठी, खटिया, खिड़की, ये सब अपन बोलते हैं ना, तो ये सारा क्या है, देशज शब्द है। ठीक, इसको ये सारी चीज़ें ऐसे पूछता है कि इनमें से, जैसे ये भी पूछा ना तत्सम शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है, तो वो सारी चीज़ें पूछता है। अब देखो फॉरेन, विदेशी, मतलब अरबी से कुछ भाषा में अपने शब्द लिए गए, जैसे वकील, मुहावरा, ताकत, आदमी, शतरंज आदि, ये सब हमारा अरबी से लिया गया है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, चीनी, पुर्तगाली, तुर्की, ये सारी चीज़ें देखो ली गई है ना। चाय, तूफान, लीची, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। याद क्या, एक एक बार आप लोगों को देख लेना है। अगर बात करें कि संकर शब्द कौन सा होता है, तो संकर शब्द क्या होता है, वर्ड बोरोड फ्रॉम टू मिक्स्ड लैंग्वेज, मतलब दो भाषाओं के मेल को हम संकर शब्द बोल देते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है सिनेमा घर, सिनेमा हमारा क्या है, सिनेमा हमारा अपन कहा फॉरेन, मतलब कि ये हमारा जो है, ये हमारा विदेशी शब्द हो गया, और घर, घर हमारा हिंदी शब्द यानी कि तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, और छायादार, छायादार क्या होता है, छायादार में हिंदी और फारसी को मिला करके बनाया गया है। इसी तरह जैसे ये रेलगाड़ी भी देखो, ये हमारा क्या है, देशज शब्द है। ठीक है, और रेल हमारा क्या है, विदेशी शब्द है। ठीक है, तो संकर शब्द ये होता है। अब बात करेंगे हम लिपि। ठीक है, ये लिपि पूछ लेता है कि कौन सी लिपि में, हम हिंदी को किस लिपि में लिखते हैं, तो हिंदी हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। उसी तरह अंग्रेजी को रोमन में, उर्दू को फारसी में, और पंजाबी को गुरुमुखी में लिखते हैं। उसी प्रकार मराठी, नेपाली और संस्कृत को भी हम देवनागरी में ही लिखते हैं। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है। उसके बाद जो है आगे बढ़े हम, तो ये मानक भाषा क्या होता है, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, मतलब कि मानक भाषा जिसको हम मान दे रहे हैं कि हाँ एक भाई ये भाषा है, ऐसे नहीं कि वो कुछ भी बोल रहा है तो वो एक भाषा ही हो गई उसकी, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो पश्चिमी हिंदी और ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में। कि कैसे पूछता सवाल, आप देखिए कि ये जैसे बोल देगा कि ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो ये आपको ये सारे, खासकर यूपी का एग्ज़ाम हो तो बिल्कुल ये तो पूछेगा ही, है ना। तो मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुंदेल शहर, ये सारे आपको जो है ऑप्शन में दे देगा और बोलेगा कि कौन सा ब्रज भाषा है, कौन सा बुंदेली है ना। बुंदेली कहाँ कहाँ बोली जाती है, अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है, ठीक है। और ये ब्रज भाषा किस साइड की भाषा है, मतलब पश्चिमी हिंदी है, और अवधि कहाँ है, पूर्वी हिंदी है। ये सारी चीज़ों को भी आपको एक बार देख लेना है, याद कर लेना है, सारी चीज़ पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद और क्या है, मैथिली, भोजपुरी, मगही, ठीक है। और ये इतनी ही भाषा बहुत सारी हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे बहुत सारा लिखा है, अप्रभांश, हाँ ये भी पूछ लेगा
कि जैसे बोल देगा कि भोजपुरी का अप्रभांश भाषा क्या है, तो मगधी है, और उपभाषा क्या है, बिहारी है। ठीक है, और इसी तरह सारी चीज़ों को पूछता है। ठीक, खास कर हमें कहाँ कहाँ फोकस करना है, यही मगही, भोजपुरी, मैथिली, ब्रजभाषा। ठीक है, और जो यहाँ पे दिया हुआ था। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो मृत्यु के इच्छक, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। मृत्यु के इच्छक को हम बोलते हैं मुमूर्षु। जो मृत्यु का, ये जैसे बाहुबली सीन में नहीं बोलता क्या है मृत्यु, है ना, तो वो मुमूर्षु हो गया। इसमें और क्या क्या चीज है, मुमुक्षु, जो मोक्ष का इच्छुक हो। ठीक है, मोक्ष का इच्छुक। मोक्ष क्या होता है, मोक्ष जैसे शांति, है ना, जैसे गौतम बुद्ध मोक्ष की प्राप्ति करने निकल गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और ये वर्ड्स हैं कुछ, है ना, इन्हें आपको देखना है, पढ़ना है, याद कर लेना है। और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अजात शत्रु, ये भी पूछा गया था शायद रिसेंटली, यूपीटीईटी में पूछा गया था आई थिंक, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग को देखनी है। फिर उसके बाद जो है, अब आप अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चिनांशुक शब्द का अर्थ होता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे चिनांशुक शब्द का, इसका अर्थ शायद होता है, हाँ, रेशमी कपड़ा। ठीक, मतलब ऑप्शन सी। ठीक, रेशम हो गया। उसके बाद तंतु जो शब्द है, ठीक है, इसका भी मतलब होता है हमारा धागा या रेशा। तो अगर वो जो धागा या रेशा है वो रेशम का है, तो वो भी ये ऑप्शन में आ सकता है ना, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है आंसर का। बट मोस्ट जो उसके एकदम पास है वो है रेशम, तो रेशम हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह हमारा रेणु का जो है हमारा होता है कण या फिर धूल। ठीक है, ये होता है। उसके बाद है ये यहाँ पे श्रुतिशस भिन्नार्थक शब्द, मतलब ये कुछ ऐसे शब्द हैं तरह होंगे, बट सब मतलब एक सबके शब्द भी मतलब जो है अलग अलग उसका मतलब वो मतलब होगा। जैसे अम्बुद है बादल, अम्बुदी समुद्र, अम्बुज कमल, अनल का आग, अनिल का वायु, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है, पढ़नी है। ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन के बाद मैं एक ऐसा कुछ डाल दे रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब यूपीपीएससी एई में सारी चीज़ें तो नहीं पूछ लिया, बट जितना अभी तक के रिसेंटली एग्ज़ाम से पूछा गया यूपीपीएससी एई में, वो सारी चीज़ें को ही लेकर के मैं चल रहा, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें आपको देखना है। ठीक है, और फिर अगर हम अगले तरफ बढ़ें तो और क्या है यहाँ पे देखेंगे, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अब अंदर अंदर कड़ाही में, इसका मतलब, इसका आंसर हो जाएगा गुप्त मंत्र गणना करना, है ना। बोलते ना वो अंदर अंदर कुछ खिचड़ी पका रहा है, अंदर अंदर वो कड़ाही में गुड़ पका रहा है, तो वो ही उसी का मतलब यही हो गया, गुप्त मंत्र कर होना। ठीक है, उसके बाद है, और ये कुछ मुहावरे हैं जो बहुत अभी पूछे गए थे और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। रिसेंटली यूपीपीएससी एई में भी जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे उनको भी ध्यान में रख करके ये सारी चीज़ें को मतलब मैंने बनाया हुआ कंटेंट। ठीक है, इन सब की पीडीएफ आपको बता चुका हूँ। आपको सॉल्यूशन सेंट्रिक नाम का एक चैनल रहेगा, उस पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको देखना है। ये भी अभी पूछा गया था, ये शायद यूपीसीएससी में पूछा गया था, है ना, ये वाला। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो अनेकार्थक शब्द में सारंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने श्रुतिपूर्ण भिन्नार्थक शब्द भी पढ़ लिया, जिसके मतलब होता था कि दो अलग अलग वर्ड हैं और उनके अलग अलग, ठीक है, मतलब है, और जो वर्ड हैं दोनों वो आपस में मतलब जो है मेल खाते, मतलब एक जैसे ही लगभग होते हैं देखने में हमें, ठीक है, बट होते नहीं हैं। बट अब यहाँ पर क्या है लिखा हुआ अनेकार्थक। अनेकार्थक का मतलब क्या होता है कि अनेकार्थक का मतलब होता है कि वर्ड्स विद वेरियस, मतलब एक ही वर्ड हो, वर्ड एक ही हो, बट उसकी जो मीनिंग है
उसकी मीनिंग जो है वो अलग अलग हो। मतलब कि देखो अर्क का क्या क्या है, काढ़ा भी है, सूर्य भी है, आग का पौधा भी है, मदार भी है और तांबा मारतंड भी है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अर्क, है ना, ये पूछता है हर एग्जाम में पूछा हुआ है, जिसमें जिसमें हिंदी आती है। इसे भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अनेकार्थक शब्द तो क्या है इसका, अब देखते हैं। सारंग, सारंग का जो है अर्थ नहीं है, ठीक है, अर्थ नहीं पूछ रहा है। सारंग का होता क्या क्या है, देखो पहले तो ये देखेंगे हम। सारंग का होता है भौरा, ठीक। उसके बाद होता है कामधेव, ठीक। कामदेव के बाद होता है धनुष, ठीक। फिर होता है मोर और हिरण, ठीक। ये सारा जो है सारंग का ही अर्थ होता है, सारंग शब्द का, ठीक। अलग अलग जगहों पे अलग अलग का मतलब ऐसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अब पूछ रहा नहीं होते हैं, तो नहीं तो ज्योतिषी भी नहीं होता और तलवार भी नहीं होता है। तो यहाँ पे सी और डी दोनों हो सकते हैं आंसर, ठीक है। अब आंसर की में क्या दिया था मुझे याद नहीं है, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट में नीचे बताइएगा इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ठीक। अब बात करें निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अब इन सब चीजों का शुद्ध क्या क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है, जैसे देखिए, ठीक। इसका होता है जैसे अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, अनधिकार, ठीक है। उसी प्रकार रचयिता का, इसका होता है रचयिता, ठीक। उसी प्रकार जो है सहस्त्र, ये सही लिखा हुआ है। संग्रहित, और ये संग्रहित का हो जाएगा संग्रहित, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहस्त्र, ठीक। ये कुछ समान अशुद्धियां हैं यहाँ पे, ठीक। इन समान अशुद्धियों को आप लोगों को एक बार देखना है, और जनरली आप लोग यहीं पे गलतियां जहाँ जहाँ करते हो वही वही शब्द यहाँ पे है और वही वही पूछा गया है। और हाँ, एक चीज़ और कि जैसे कि अगर हम लिखते हैं ये वाला गृह और ये वाला ग्रह लिखते हैं, ठीक है, तो जहाँ पर भी पूरी हिंदी में, और ये 90% सही होता है ऐसा, ठीक है, हर एग्ज़ाम में ये आता है 90% ऐसा होता है कि ये वाला गलत होता है और ये वाला सही होता है, ठीक। एक ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ, समास योजना की दृष्टि से इनमें से एक अशुद्ध युग्म है। जैसे कि हमने समास के बारे में पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ लिया था कि मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर शायद 6 में बताया था हमने, है ना। तो द्विगु समास दिया, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। तत्पुरुष समास में क्या बताया था, करण, है ना, याद है आपको। तत्पुरुष समास में जो कि करण के द्वारा जो है, मतलब कि से या के द्वारा जहाँ पर आए, ठीक है। और द्विगु, द्विगु जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे वो हो, क्या बोलते हैं, संख्या हो जहाँ पे, ठीक है। और बहुव्रीहि समास मतलब कि 2 या 3 या 4 कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसका अर्थ कुछ और है, ठीक है, उसे हम कह देते हैं बहुव्रीहि समास, वो होता है। अब मरणासन यानी कि अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास बोले जिसमें अव्यय होता है ना। तो अब यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कौन सा एक अशुद्ध युग्म है, ठीक। तो सबसे पहला दिया हुआ है सतसाई। सतसाई बोले तो क्या है कि 700 दोहे का समूह, ठीक। तो 700 दोहे का समूह, इसका कोई तीसरा वर्ड से कोई मेल नहीं है, तो ये द्विगु समास, ये हमारा सही है, ठीक है, ये हमारा सही हो गया। उसके बाद तुलसीकृत, तुलसीकृत में क्या है, तुलसी के द्वारा रचित, है ना। तुलसीकृत का मतलब क्या होता है, तुलसी के द्वारा रचित, ठीक।
उसके बाद मंदोदरी। मंदोदरी क्या है? मंदोदरी बहुव्रीहि समास। मतलब कैसे? मंदोदरी का अर्थ होता है उदर जिसका मंद हो वह स्त्री। ठीक, मतलब कौन है? उदर जिसका मंद हो वह स्त्री कौन है? वह है रावण की पत्नी। ठीक है, रावण की पत्नी। अब ये क्या हो गया? किसी तीसरे की बात हो गई ना यहाँ पे, नहीं तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो गया। अब ये इसका मतलब कैसे होता है? उदर, देखो मंद का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक, उदर, उदर का मतलब होता है सॉफ्ट बेली। सॉफ्ट बेली मतलब कि पेट। किसका मतलब सॉफ्ट बेली किसकी होती है? सॉफ्ट बेली होती है मेंढक की, होता है ना, फ्रॉक की, है ना। तो इसके पीछे एक रहस्य है। तो अगर ये पढ़ाई से हट करके बात करें कि उन जो रावण की पत्नी थी उसको श्राप मिला था, ठीक है, तो वो उसको जो है कुएं में रहना पड़ा था ये मेंढक बन करके। तो फिर आगे चल के जब उसका श्राप खत्म होता है और फिर वो रावण की पत्नी बनती है, तो वही उसी पे बेस्ड जिसका नाम मंदोदरी रखा गया कि उदर जिसका मंद हो वह स्त्री, मतलब रावण की पत्नी, उसका मतलब ये होता है इस शब्द का। ठीक है, अब बात करें मरणासन की। तो देखो मरणासन की क्या क्या अर्थ होता है इसका? इसका मतलब होता है मरण को आसन। मरण को आसन मतलब जो मरने वाला हो, जो मरने वाला हो मतलब जो मृत्यु के समीप हो। तो ये क्या है? ये तत्पुरुष समास है। ठीक, तत्पुरुष समास है। जो मरने को आसन्न हो, जो मरने वाला हो या जो मृत्यु के समीप हो। तो ये अव्ययी भाव नहीं है, मतलब ये आंसर यही डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अशुद्ध युग में बोला था ना, तो अशुद्ध यही है, मरणासन। ठीक, अब आगे बात करें। ये देखो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे लक्ष्य भ्रष्ट। लक्ष्य से भ्रष्ट, से और के द्वारा आ गया ना, से और के द्वारा, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। अद्भुतधार मतलब अद्भुत का उद्धार, है ना, तो अद्भुत का उद्धार, तो ये भी तत्पुरुष समास है। ठीक, मतलब इसको तुम हटा दो, इसको तुम भूल जाओ कि तत्पुरुष समास कुछ होता है। बस क्या याद रखो? याद रखो तो ये द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, ये सब याद रखो तो जल्दी आसानी से पकड़ पाओगे कि हाँ क्या है ये। ठीक है ना। अगर मतलब द्वंद्व समास नहीं है, द्विगु समास नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो तत्पुरुष समास है। अव्ययी भाव समास नहीं है तो वो जाहिर सी बात है कि तत्पुरुष समास है। ठीक है, उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, एक एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि अलग होने के अर्थ से कारक चिन्ह का प्रयोग। तो अभी मैंने बोला था कि कारक का मतलब मैं बताऊंगा क्या होता है, तो ये आ गया कारक यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम पहले पूरा इसको समझेंगे कारक होता क्या है। देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका जाना जाए वह कारक कहलाता है। ठीक है, इस संबंध को प्रकट करने के लिए जो शब्द चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उन्हें करकीय चिन्ह कहते हैं। मतलब कि जैसे बोलते हैं ना, राम ने श्याम को दिया, राम ने पत्र लिखा, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राम ने पत्र लिखा, तो ये जो ने हो गया, ठीक है, ये ने, तो ये ने क्या है? एक ये कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है ना, जिससे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं क्रिया को। क्रिया क्या है? जो काम क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। ठीक है ना, तो यही इसी तरह बहुत सा ये लिखे हुए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, प्रतिकता, संबंध का की रे रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो और अरे। तो ये सारे इनके वाक्य प्रयोग लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ हुए हैं। ठीक है, और अब बात करेंगे सबसे पहले कर्ता, जिसमें क्रिया के करने वाले का बोध हो, मतलब कि क्रिया के करने वाले का बोध हो रहा हो। मोहन ने पुस्तक पढ़ी। अब इसमें भी देखो क्या होता है कि कर्ता लिखो और चाहे न लिखो, अपने ऊपर है कि कहाँ कहाँ अपन बोलते हैं ना, कभी कभी अपन लगा भी देते हैं, जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी और मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो
अब देखो उसमें एक में ना ने लगाया है, एक में ना नहीं ने नहीं लगाया है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि हम चाहे लगाएं और चाहे ना लगाएं अपने ऊपर है। बट अगर लगाया है तो पूछ लेगा कौन सा लगाया हुआ है ना। अब इसे पहचाने कैसे कि कर्ता कारक ही है ये। प्रश्न पूछने पर, ठीक है, ये लिखा हुआ प्रश्न पूछने पर उत्तर में मिलने वाला पद कर्ता कारक होता है। प्रश्न क्या पूछेंगे हम, कौन, ठीक है। अगर हम कौन पूछ रहे हैं और उसके सही आंसर मिल रहा है तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये कर्ता कारक है। मतलब क्या है, राम ने पत्र लिखा, ठीक है ना, कौन ने पत्र लिखा, राम ने लिखा। अब उसके बाद है को, जैसे ये मान लो को, से, के द्वारा, ये तीनों ही कर्ता होता है। राजन को मुंबई जाना है, से रोगी से बैठा भी नहीं जा रहा, और के द्वारा बच्चों के द्वारा निबंध लिखा गया, ठीक है। सेम यही कर्म कारक है। कर्म कारक में क्या होता है, कर्म कारक में होता है कर्ता ने कर्म को, यानी कि यहाँ को आता है, जहाँ को हो वो कर्म कारक हो। इसमें भी वही है कि लगाओ चाहे ना लगाओ, दो तरीके के वर्ड होते हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं, मतलब राजन को क्या पीना है, वह खाना खाता है, राजन वह क्या खाता है, ठीक है। तो एक सही आंसर हमें मिल जाएगा। अब होता है करण, ठीक है। करण कर्ता जिस साधन की सहायता से काम करता है उसे करण कहते हैं। मतलब कि इसमें से या के द्वारा हो गया करण। मतलब कि जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, वह पेंसिल से चित्र बनाता है, रोहित ने पुस्तक नौकर के द्वारा भिजवाई। मतलब किसी की वो सहायता ले रहा है, किसी का वो साधन ले रहा है। कैसे, वह पेंसिल से चित्र बना रहा है ना, पेंसिल से चित्र बना रहा है। और रोहित ने पुस्तक को नौकर के द्वारा भिजवाई, खुद नहीं लेकर गया, नौकर के द्वारा भिजवाई। यहाँ क्या दिखा रहा है, करण दिखा रहा है। अब संप्रदान क्या होता है, कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ दिए जाए या कुछ किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। मतलब कुछ देने के लिए हम उतारू हो रहे हैं। जैसे चाचा ने रोहित को एक पुस्तक दिया उसने। भूखे व्यक्ति के लिए खाना दो, वह गुरु जी के हेतु उपहार लाया। मतलब कुछ ला रहा है, कुछ दे रहा है ना। इससे हम इसको याद कर सकते हैं। अगला हम बात करें तो कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर क्या है। देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो कर्म में भी को आ रहा है और संप्रदान में भी को आ रहा है। तो बोलोगे कि ये दोनों जब एक ही हैं तो कैसे इसमें मतलब जो है कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब कि क्या बताया था, संप्रदान में वो कुछ दे तो उससे याद रखना कि वो संप्रदान में आ गया, और जो है अगर कर्म में है तो मतलब अगर संप्रदान नहीं तो वो कर्म ही होगा। ठीक, जैसे अम्मा ने भिखारी को वृक्षा दी, वो किसी को देने की बात कर रहा है। ठीक, तो वो क्या हो गया, संप्रदान हो गया। जबकि माँ बच्चे को दूध पिला रही, वो दे नहीं रही है, ठीक है, उस चीज को दे नहीं रही, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, मतलब अगर वो संप्रदान नहीं है तो वो कर्म कारक हो जाएगा। अगला अगर हम बात करें अपादान कारक की, शब्द में अगर हमें डर का अभाव हो रहा हो या अलग होने का, बिछड़ने का प्रभाव हो रहा हो तो हम बोल देते हैं ये अपादान कारक है। मतलब कि अगर हम इसका एग्जाम्पल देते हैं कि उसके हाथ से कलम गिर गई, है ना, इसमें क्या आभास हो रहा है कि अलग हो गया। मतलब कलम ऐसे गिर गई तो वो अलग, ये कलम अगर गिर गई हाथ से अलग हो गया, गिराऊंगा नहीं मैं, ठीक है। तो पतझड़ में पीपल के पेड़ों से पत्ते झड़ने लग गए, इसमें भी देखो अलग होने का भाव हो रहा है। नूतन को गंदगी से बहुत घृणा है, इसमें घृणा का भाव हो रहा है। और चोर भयम, चोर से भय यानी डरने का भाव हो रहा है। ये डरना, घृणा करना और अलग होना, ये सब अपादान का ही मतलब हम पहचान सकते हैं। अब यही देखो करण कारक और अपादान कारक में अंतर। क्यों हम अंतर पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो, क्योंकि करण में भी जो है देखो तो से आ रहा है और अपादान में भी से आ रहा है। इसको अब कैसे याद करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट वही कर सकते हैं कि एक को हम पहचान जाएं कि अगर अपादान मतलब अलग होने का या घृणा करने का या डरने का भाव नहीं निकल रहा है उस शब्द से, तो हम बोल देंगे कि वो अपादान, मतलब अगर नहीं निकल रहा है तो फिर वो करण हो गया, और अगर निकल रहा है तो वो अपादान। मतलब देखो अंतर देखो, यह संदेश डाकिया के द्वारा दिया गया, है ना, उसके द्वारा से या के द्वारा। और अपादान में पेड़ से आम गिरता है, मतलब अलग हो रहा है। ये देखो एक और एग्जाम्पल देख लो, मैं कार से कार्यालय जाता हूँ और पेड़ से पत्ता गिरता है। मैं कार से या के द्वारा मतलब किसी के
है ना, किसी चीज की मदद लेके वो कार्यालय जा रहा है, तब वहां से लग रहा, मतलब वहां पे करण हो गया। और पेड़ से पत्ता गिरा, अपादान, मतलब कि कुछ पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तब वो अपादान हो गया। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे कुछ और भी हैं। संबंध कारक, जो कि संबंध बताए, वह गोपाल जी का पुत्र है, भारत के निवासी, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है। ठीक है। अधिकरण में जब किसी के हम अधिकृत कर लेते हैं, किसी को हम जब्त कर लेते हैं, उस इस चीज से भाव हो उस शब्द का, तब हम बात करेंगे, ये अधिकरण शब्द हो गया। जैसे कि पिताजी घर में हैं, और उसके बाद शरणागति, शरण के आगत, कौवा गमले के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब वो उस पर अधिकार जमा के बैठ गया है कि कौवा आया और गमले के ऊपर बैठ गया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार देखो तो संबोधन कारक क्या होता है कि किसी को बुलाने में जब हम इस्तेमाल करते हैं कि अरे बालक सुनो, हे अर्जुन सुनो, है ना, बोलते हैं ना, हे इधर आओ, तो वो हो गया यहाँ पे संबोधन। तो उसका भी जो कारक है अगर हम देखें तो देखो, हे, ओ, अरे, है ना, ये सब जो है संबोधन का कारक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा था, अलग होने का। अलग होने का जैसे कि अब आप बता पाओगे क्या होता है, अपादान। ऑप्शन ए सही है, अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, मतलब पेड़ से पत्ते गिर गए, क्या हो गए, अलग हो गए ना, अलग का भाव आ रहा है ना। ठीक, अब देखो पवन शब्द का संधि विच्छेद है। अब देखो अभी मैंने बताया था संधि होती क्या है ना, दोनों को अलग कर दो वही हो जाता है। तो इसका जो संधि हो जाएगा वो हो जाता है पो धन अन, पो, तो वो बनाता है मतलब कि ओ, और धन तुम्हारा आ बनाता है अब। ठीक, ये हो जाता है पवन की संधि विच्छेद। ठीक, आगे बढ़े हम अगर, तो देखो इनमें से शुद्ध वर्तनी का रूप है, यहीं पे दिखा हुआ है। एक ये क्या है, पत्रिका है, निर्झड़ी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी आप देखो मैच कर पा रहे होगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इसी तरह और भी सवाल पूछे जाते हैं कि ये किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो इत्तेफाक से 2019 में तो नहीं पूछा गया था, तो चलो वो भी देख लेते हैं, है ना, हम लोग यहीं पे ही कवर कर लेते हैं। तो प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं अगर हम देखें तो ये देखो, ये सब आप लोग एक बार पढ़ लेना। उसके बाद जो है यहाँ पे देखो तो ये चीज़ें भी पूछता है, जैसे कबीर दास है, तो कबीर दास जी ने मतलब कौन से काल के वो कवि हैं या लेखक हैं, तो भक्ति काल के होते हैं। क्या क्या लिखा उन्होंने, बीजक, ज्ञान मार्गी, उलटवासियाँ लिखी। गोस्वामी तुलसीदास जी किसके हैं, कौन से काल के, भक्ति काल या पूर्व मध्य काल। ठीक है, ये तो नहीं पूछता, यही ज़्यादा बोलेगा कि भक्ति काल है कि आधुनिक काल है कि रीति काल है कि छायावाद है। ठीक है, तो क्या है, श्री रामचरितमानस लिखा उन्होंने। ठीक है, तो वो कब लिखी गई थी ये भी पूछ लेता है कभी कभी, 1631 में पूछा भी है। ठीक है, और 7 कांड में लिखी गई है ये। ठीक है, कितने कांड हैं इनके, 7 कांड हैं। ठीक, ये सब भी आप लोग एक एक बार देख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़े तो अब इसी में चलो अलंकार भी देख लेते हैं कि अलंकार क्या होता है। तो कविता का सौंदर्य बढ़ाने वाले को, चमत्कार को हम अलंकार कहते हैं। ठीक, कविता के सौंदर्य को कैसे, मतलब कि जैसे कोई कविता लिखी होती है तो कविता को नहीं अपन मेल जोल बढ़ाने के लिए कुछ भी अपन डाल देते हैं उसमें, जैसे दलमल दलमल चंचल चंचल झलमल झलमल तारा। तो जहाँ एक वर्ण अक्षर एक से अधिक बार प्रयोग हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, अनुप्रास अलंकार बोल देते हैं। यमक, जहाँ एक शब्द का, जैसे यहाँ देखो ना, दलमल दलमल चंचल चंचल झलमल झलमल। ठीक है, एक अक्षर एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, देखो अधिक बार हुआ, दलमल दलमल 2 बार सब हुए ना। ठीक, यमक अलंकार क्या होता है, जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया हो परंतु दोनों के अर्थ में भिन्नता हो। ठीक, मतलब कि 2 बार तो लिखे गए हैं लेकिन उनका जो अर्थ है वो अलग अलग हो। जैसे ये अनुप्रास में क्या होता था कि जो 2 बार रिपीटेडली जो लिखे गए उनका जो मतलब होता था वो एक ही होता था, बट यमक में क्या है, यमक में अलग अलग मतलब लिखा। जैसे कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो कनक कनक लिखा हुआ है ये, तो कनक, एक कनक का मतलब होता है धतूरा और एक कनक का मतलब लिखा हुआ है सोन। श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो।
श्लेष अलंकार में क्या हो गया कि एक शब्द लिखा हो बट उसका अर्थ ही अलग अलग हो, ठीक है। चरण धरत चिंता करत फिर चलत चितवत चहु और, तो अब यहाँ पे देखो चरण जो लिखा हुआ है, ये जो चरण लिखा हुआ है और ये जो सुवरण लिखा हुआ है, इस चरण शब्द का देखो काव्य पंक्ति की इकाई भी इसका मतलब है और पैर भी इसका मतलब है। और सुवरण, सुवरण का अच्छे शब्द और अच्छा रूप रंग और स्वर्ण, ठीक, ये भी इसका मतलब होता है, ठीक। अब ये इस पूरी लाइन का क्या मतलब होता है, तो ये आगे पढ़ लेना, देखो बता रहा हूँ कहाँ पे पढ़ना है। देखो उपमा अलंकार क्या होता है, जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, है ना। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, मतलब क्या है, फूल सी कोमल बच्ची है, किसी को वो क्या कर रहा है, बस किसी एक वस्तु से दूसरे को जो है वो तुलना कर रहा है, ठीक। रूपक, जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके, मतलब यहाँ तुलना नहीं करेगा, यहाँ पे उसको उसी का रूप ही दे देगा, ठीक। मतलब मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मतलब खिलौना को वो क्या कर दिया, चंद्र से, चंद्रमा जो है उसको खिलौना बना दिया गया, ठीक। अब उत्प्रेक्षा कहाँ क्या होता है, जहां एक वस्तु से दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए, है ना। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अतिसंयुक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या बात का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो, वहाँ उसको बोलते हैं अतिसंयुक्ति, है ना, कि बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। बाल सुनाने की है चुपके तनिक सुनो आपास में, खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, फेंक दिया कविता ने, ठीक है। कवि ने क्या कर दिया कि किसी को डेडिकेट किया, क्या कि तुम्हारे नैनों के आकाश में, मतलब कि आंखों के आकाश में, सब चीज को मतलब उसने बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये मतलब बता रहा हूं मैं, देखो श्लेष अलंकार का मतलब और उत्प्रेक्षा जो था ना कि क्या मतलब होता है उसका, तो ये यहाँ से तुम लोग पढ़ लेना, उसका मतलब क्या होता है देख लेना, ठीक। अब उसके बाद है ये रस। रस क्या होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, मतलब जो काव्य है उससे हमें क्या अर्थ मिल रहा है, क्या भावना, क्या स्थिति निकल रही है उससे। तो जैसे कि ये लिखा हुआ वीर, ठीक, वीर में उत्साह का मतलब होता है, स्थायी भाव प्रकट होता है। ये अभी आप देखोगे ना बच्चन पांडे, ठीक, तो उसमें जो पंकज त्रिपाठी है वो बताता है कि ये करुण रस, श्रृंगार रस, है ना, तो उसका भाव प्रकट करता है वो उस मूवी में, तो देखना आप उसमें आपको बताएगा। तो ये आपको ये जो है याद बस करना, इतना बस याद करना है, ये भी बहुत कम पूछा गया है, ये मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बता दे रहा हूँ, बट इतना टाइम नहीं कि मैं सबको समझा पाऊँ, इसलिए करुण शोक, श्रृंगार रति, ठीक है, रति और शांत में निर्वेद का स्थायी भाव होता है। छंद मात्राएं, चौपाई में 4 चरण, दोहा में भी 4 चरण, बट 4 चरण में 16 मात्राएं होती चौपाई में, और दोहे में 4 चरण होते, एक पहले वाले में 13, दूसरे में 13, तीसरे में 11, चौथे में 11। इसी तरह सोरठा में पहला 11, 13, 11, 13, कुंडलिया में 6 चरण 24 मात्राएं, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग होता है प्रीफिक्स, ठीक, मतलब कि आगे जो चीज़ लग जाए उसको हम बोल देते हैं वो उपसर्ग है। जैसे कि यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं ना आगे बढ़ के पूरा, ये देखो उपसर्ग है, उपसर्ग की डेफिनेशन लिखी हुई है, देख लेना, ठीक। उपसर्ग क्या कैसे होता है, अब ये नहीं कि अब कुछ भी लगा दूं, ठीक है, ये जो अपन कुछ भी लगा रहे हैं उसका भी मतलब होता है, अति का, परा का, सु, दु, बे, ये सब जो हम लगा रहे हैं आगे उसका भी कुछ अर्थ होता है, यानी अति का अधिक होता है, परा का उल्टा अनादर पीछे अधिक होता है ना, इसी तरह ये सबके लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है क्या है, शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे अतिशय, मतलब कि ये शय अलग और अति अलग, अत्यंत में अति और यंत अंत, ठीक है, तो अत्यंत हो गया। अति धन चार, अत्याचार, ये देखो अत्याचार हो गया है ना, उपसर्ग अति लगा हुआ है, ठीक, मतलब ये आएगा आपको तभी आपको जो है संधि आएगी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, देखो, ठीक है। अब देखो कभी कभी ये पूछ लेता है, अभी ये शायद पॉलिटेक्निक लेक्चरर जो अभी हुआ था एग्ज़ाम है ना, उसमें ये पूछ लेता है कि किसमें
एक उपसर्ग है, किसमें दो उपसर्ग है, किसमें तीन उपसर्ग हैं, ये भी पूछ लेता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार में तीन ठो देखो उपसर्ग हैं, दुर है, फिर वी है, फिर अब है लगा हुआ है। व्याकरण में दो लगा हुआ है, वी और आ, फिर ये आ रहा करण आ रहा है। ठीक, तो ये भी एक बार देख लेना। ठीक है, इसी तरह ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या, प्रत्यय आता है, मतलब सफिक्स, जो शब्द के अंत में लगता है उसे हम प्रीफिक्स सफिक्स बोलते, मतलब ये प्रत्यय बोल देते हैं। ठीक, इसके भी भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अंत में लगते हैं, मतलब कृत धन अंत, क्रिया के अंत में जो लगे। तो जैसे लूट हो रही है कहीं, लूट एक क्रिया है ना, वो लूट रहा है, और उसी के पीछे लगा दिया एरा, मतलब लुटेरा हो गया वो। ठीक है, उसी तरह तद्धित जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगे, मतलब संज्ञा, विष्णु एक संज्ञा है, उसके बाद जो है आ लगा दिए तो वैष्णव बन गया। ठीक है, तो इसका आंसर अब हम देखेंगे क्या था। देखो सहज, सहज में देखो क्या है, सहज खुद एक जो है उपसर्ग है। ठीक, मतलब कि सु से इसका मतलब होता है। ठीक, तो ये उपसर्ग जो है, बट आगे बढ़े अगर अनुभव का, तो अनुभव में क्या है, उपसर्ग अनु है। ठीक, नयन में क्या है, नयन में है तुम्हारा नी। ठीक, और इसमें नी में यन अन आ रहा है, अन प्रत्यय है ये। ठीक है, ये उपसर्ग नहीं, ये प्रत्यय में आ रहा है अन। ठीक, उसके बाद जो है संचार, संचार में क्या लिख रहा है, सम धन चार। बताया था ना, अंक की मात्रा हो तो क्या कर देंगे, आधा माँ कर देंगे, तो वही है सम धन चार हो गया संचार। तो ये उपसर्ग है। अब देखो, अब इनमें से अनघ का विलोम शब्द क्या होता है। देखो सब चीज़ों का पहले मतलब जान लो क्या होता है। निरघ, निरघ का मतलब होता है, निरघ का जो होता है वो निर्दोष। ठीक, और अघी का मतलब होता है पाप करने वाला। ठीक, और कृति का मतलब होता है कुशल, खुश, है ना। तो अब यहाँ इसमें पूछ रहा अनघ, अनघ का क्या मतलब होता है, जिसने पाप की ना किया हो। ठीक, इसका अनघ का मतलब हो गया जिसने पाप ना किया हो। तो जिसने पाप ना किया हो, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पाप करने वाला, यानी अघी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। लिखा हुआ है इनमें से पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं, है ना। तो पक्षी का पर्यायवाची है शकुनी, विहंग, द्विज, नभचर, खग और पखेरु। ठीक, यहाँ पे देखेंगे हम कि शकुनी भी है ना, विहंग भी है, द्विज भी है, बट क्या नहीं है, पिशुन नहीं है ना। तो क्या नहीं है, पिशुन। ठीक, पिशुन का क्या होता है, पिशुन का मतलब होता है चुगलखोर। ठीक, हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में, कि नीचे दिए गए वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द का युग्म गलत है। देखते क्या सही है क्या गलत है। गलत पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। तो उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति की जगह होता है रिक्त, धरोहर नहीं होता। ठीक है, बाकी जो है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जाए, अप्रमेय, सीमा का अनुचित रूप से किया गया उल्लंघन अतिक्रमण होता है। पूरब और उत्तर दिशा के बीच का कोना ईशान कहलाता है। तो बाकी सब सही है, गलत क्या है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, पहला वाला। ठीक है, अब आगे बात करें तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से महिषुर शब्द का अर्थ है। महिषुर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो महिषुर का मतलब होता है ब्राह्मण। ठीक,
महिषासुर तो एक वो राक्षस का नाम था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है ना। तो तत्सम शब्द मैंने क्या बताया, जो संस्कृत शब्द होते हैं, ठीक। अब इसमें देखेंगे कि हम ये संस्कृत शब्द कौन कौन से हैं। देखो, जो हमारा विवाह होता है ना, विवाह, ये हमारा संस्कृत शब्द है, मतलब ये हमारा तत्सम शब्द है, ठीक। और जो ईक है ये हमारा तद्भव शब्द है, मतलब कि हिंदी में हम यूज़ करते हैं, ये हिंदी का शब्द है। गिद्ध भी हमारा तद्भव शब्द है, ठीक। और जो खीर भी है वो भी हम तद्भव, मतलब अपन ही बोलते हैं ना, संस्कृत में तो नहीं बोलते हैं, ठीक। अब तत्सम, अब अगर इनका हम देखो तो क्या पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा विवाह, ठीक। अगर हम इसकी बात करें कि इसका तद्भव शब्द क्या होता है, इसका तद्भव शब्द होता है ब्याह, ठीक। इसी तरह ईक का होता है, ईक का होता है इच्छु। उसके बाद खीर, खीर का हो जाएगा आपका क्षीर। ये आपका कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है, और ये तद्भव, ठीक है। ये भी तत्सम शब्द हो गया। और ये गिद्ध, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा गृध्र, ठीक। अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, देखो, तत्सम और तद्भव। इन तत्सम तद्भव को हम जो है एक बार रीड करेंगे, ठीक है। रीड करते ही ये हमें याद हो जाना चाहिए, और अगर नहीं याद होता है तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिससे 90 to 95% जो है ये कारगर रहती है ये ट्रिक, ठीक। तो क्या होता है, आइए देखते हैं। ये एक बार देख लेना, जितने भी यहाँ पे दिए हुए थे, है ना, तो ये सारे देख लेना, तत्सम तद्भव एक बार पढ़ लेना, उसके बाद ये बता रहा हूँ मैं। जैसे अगर हम एक तरफ लिख देते हैं तत्सम और एक तरफ लिख देते हैं तद्भव, ठीक। तत्सम क्या, कौन से शब्द, ये थे संस्कृत शब्द, और ये कौन सा था, हिंदी शब्द, ठीक। अब अगर बात करें कि संस्कृत शब्द कोई सा ले लिया जाए, जैसे कि अगर हम ले लेते हैं करुड़, ठीक है, करुड़ ले लिया हमने, ठीक, संस्कृत शब्द, जिसको अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, KARUNA, ठीक है, मतलब कि करुण, ठीक। ये हमारा तद्भव हो जाएगा इसका, ठीक है, मतलब ये आपका तत्सम है और ये आपका तद्भव है। तो एक ट्रिक तो ये है कि आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके और फिर उसको देखें, मतलब ये बेसिकली ड़ा को ना में कन्वर्ट कर देता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और देखो, एकदम करेक्ट तो नहीं बता सकते, बट ये है कि हाँ, ऑप्शन में अगर आएगा तो आप एक, है ना, एक अंदाजे से ये बता सकते हो कि हाँ ये सही है। उसके अलावा क्या कर सकते हो, उसके अलावा देखो छा, त्रा और ज्ञा है, और इधर हम लिख देते हैं खा, त और जा, ठीक। तो अब आप ये देख रहे हो कि जो छा है और जो खा है, ठीक, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब अगर तद्भव को कोई शब्द ले लें कि खीर, खीर, ठीक, तो खीर का जो तत्सम शब्द क्या होता है, क्षीर होता है, ठीक, क्षीर। मतलब ये जो खा है वो किस में कन्वर्ट हो गया, छा में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली ऐसे ही आप देख लेना, ये त्रा और ज्ञा का भी यही एग्जाम्पल है ना, ये ता और जा में हो जाता है, त्रा बन जाएगा ता में और ज्ञा बन जाएगा आपका जा में, ठीक। ये मतलब एक ट्रिक है, ट्रिक से आप याद कर सकते हो ये चीज़, बस। बाकी ये ऐसा नहीं कि ऐसा होता ही है, ठीक है। अब बात करें अगर हम अगले सवाल की, तो बोल रहा है मतलब ने धन अन इक्वल टू नयन में संधि है। कौन कौन सी संधि पढ़ ली थी हमने, स्वर संधि पढ़ी थी, विसर्ग संधि पढ़ी थी, व्यंजन संधि पढ़ी थी, है ना।
तो मैंने बताया था वहाँ पे कि स्वर संधि के भी बहुत सारे भेद होते हैं, ठीक है। तो उसी के प्रकार ये यहाँ पे लिखे हुए यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि को हम डीपली पहले समझेंगे, फिर आकर के यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप ही आंसर बताना, मैं नहीं बताऊंगा। पहला है देखो, स्वर संधि के ये भेद होता है, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, वह दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ठीक है। और स्वर क्या होता है? स्वर होता है हमारा अ आ इ ई उ री ए ओ औ। ये हम स्वर बताया था ना, ठीक है। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था स्वर किसे कहते हैं। अब देखो, इनको 3 भागों में आप बांट दो। 3 भागों में कैसे? इसको एक काट दो, आ, फिर ई उ री, इसको एक भाग यहाँ से फिर डिवाइड मार दो, ठीक है। और ये काट दिए, ए ओ हो गया, ठीक है। अब इसको लिख दो ए बी और सी हो गया ये, ठीक है। अब ये इन 5 को आपको इसी क्रम में लिखना है और इसी क्रम में आपको याद रखना है। चाहे तो आप मदद ले सकते हो, जैसे कि सबसे अच्छा होता है, जैसे अपन होता है ना कि इंग्लिश की कोई चीज़ अपन को याद करनी होती तो अपन उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, हिंदी में कुछ ट्रिक बनाते हैं। तो वैसे ये हिंदी है, तो इसको हिंदी को अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर आपको याद रहेगा। मतलब कि दीर्घ संधि का डी कर दो, फिर गुण का जी कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद वृद्धि का वी कर दो, यड़ का वाई कर दो और अयादि का ए कर दो। अब इससे आप कोई एक वर्ड बना लो जो आपको सही लगे, ठीक है ना, कि DGV यहाँ आया, ठीक है। उसके बाद जो है, अब देखो दीर्घ संधि क्या होता है। दीर्घ संधि होता है a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये क्या हुआ? मतलब या तो आ धन आ हो, आ बड़ा बड़ा आ हो, या आ और आ हो, ठीक है, या ये वाला हो और ये वाला हो, मतलब यही दोनों होने चाहिए, ठीक है। या फिर ठीक, ई उ किसी भी एक दूसरे से मतलब ये संधि बन जाए, री से संधि बना ले, या फिर सी हो जाए, यानी कि ए ओ औ हो जाए, एक दूसरे से लोग संधि बना ले, ठीक है। तो इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि आ धन आ बराबर बड़ा आ होता है, यानी कि स्वधन अर्थ इज इक्वल टू स्वार्थ। देखो आ और आ क्या बनाया? बड़ा आ बनाया, ठीक है। यहाँ पे क्या है? दोनों देखो ए हैं, ये भी है और यही इसी और इसी का बस बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है? बड़ा आ और बड़ा आ है। जैसे कि विद्या धन आलय, विद्यालय, बड़ा बराबर बड़ा आ। फिर ऊ और ऊ है, ऊ और बड़ा ऊ है, ई और ई है। ये देखो लघु उर्मी है, लघु उर्मी, लघु ऊ धन ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है। इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? ए प्लस ए हो, या बी प्लस बी हो, या सी प्लस सी हो, ठीक है। अब उसके बाद होता है गुण संधि। गुण संधि क्या होता है? ए प्लस बी होना चाहिए। ए प्लस बी मतलब या तो आ और ई बना ले, बड़ा आ ई बड़ी ई बना ले, और आ जो है ऊ से बना ले, आ बड़ा ऊ से बना ले। ये मतलब ये दोनों आपस में ना बना करके इससे इन जो है ये आपके जो 5 लिखे हुए वर्ण इनसे बना ले, ठीक है। तो उसको हम कह देते हैं क्या? गुण संधि, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, गुण संधि क्या बताया मैंने? ए प्लस बी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आ धन ई ए हो गया, मतलब देव धन इंद्र देवेंद्र। इसी तरह ये सारे लिखे हुए हैं, इनको सबको आपको देखना है। देखो आ ई आ ऊ आ ओ, तो ये ओ ए बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ए प्लस बी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि क्या होता है? देखो वृद्धि संधि होता है आपका ए प्लस सी हो, मतलब ए, देखो इसको भी याद कैसे कर रहे हो? देखो एक आपका एक क्रम बना हुआ है। क्रम में पहला ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, फिर गुण में क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। फिर वृद्धि में क्या हो जाएगा? ए प्लस सी हो जाएगा। फिर यड़ में क्या हो जाएगा? बी रहे पहला वाला और बाकी का ए रहे या फिर सी रहे। फिर उसी तरह अयादि संधि में क्या रहेगा?
पहला सी रहे, मतलब पहला वाला तो ये वाला जो रहेगा ये वाला तो सी ही रहे, ठीक है, इसका अयादी संधि का, लेकिन जो दूसरा वाला जिसके साथ वो धन हो रहा है ए और बी रहे, मतलब या तो ये रहे और या तो फिर ये रहे, ठीक है। तो वही उसी का एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है। देखो क्या बताया आपको, गुण संधि ए प्लस बी, ठीक है। अब वृद्धि संधि ए प्लस बी हो गया, इसके बाद ऑटोमेटिक आपको याद होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, ए प्लस सी होना चाहिए। फिर यड़ संधि, यड़ संधि में क्या होता है, यड़ संधि में होता है बी हो प्लस ए या फिर सी हो, है ना। और उसके बाद जो है क्या है आपका अयादी संधि, अयादी संधि क्या है, सी हो और प्लस क्या हो आपका ए और बी हो, मतलब या तो ए रहे या तो बी रहे, है ना। ये चीज देखो, इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये सारे एग्जाम्पल आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी एग्जाम्पल लिखे हुए इसके, यड़ संधि के, वृद्धि संधि के भी लिखे हुए हैं, आप लोग मैच कर लेना, देख लेना, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करें तो लिखा हुआ है ने धन अन, नयन बन रहा है, यानी कि इसमें हमको साफ साफ ये दिख रहा है, देखो ए और धन क्या बना रहा है, आ रहा है, ए और आ, यानी कि बात करें क्या है ये, ए क्या है, ए हमारा है सी है ना ए, और आ ये क्या है, ए है, सी प्लस ए, सी प्लस ए मैंने क्या बताया है आपको, देखो ये है सी प्लस ए क्या है, अयादी संधि, ये देखो सी है और ए है, क्या हो जाएगा अयादी संधि, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अब देखो शुद्ध वर्तनी करना है इसमें, ठीक है। शुद्ध वर्तनी में क्या है, उज्ज्वल 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 उज्ज्वल, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये होता है सही, ठीक है। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से इनमें से किस संवर्ग में है। तो अब जो है देखो, एक हमारा कॉमन सेंस यहाँ पे दौड़ जाता है कि बुद्धि से हमें किसी की विशेषता बताई जा रही है, और विशेषण का जो डेफिनेशन है वो यही है कि किसी की विशेषता जब बताई जाए तो उसे विशेषण कहते हैं, और किसी की नहीं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जब बताई जाए तो उसे हम विशेषण बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किसी की विशेषता बता रहा है कि ये बुद्धिहीन है ना। अब देखो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं आपको पढ़ने के लिए। देखो संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, भाव, दशा या स्थिति के नाम को किसी नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली, राम, मक्खन, बड़ा, दुख आदि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदाय और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक मतलब किसी का एक नाम होना चाहिए, पर्टिकुलर एक नाम, उसी का ही नाम है, उसके अलावा और किसी का वो नाम ना रहे। जैसे कि गंगा, ठीक, गंगा एक ही है, पूरे विश्व में केवल एक ही गंगा नदी है। मुंबई, एक ही मुंबई है अपने भारत में। अगला है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा पदार्थों का बोध होता है, ठीक। कोई जाति बता रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल बालिका है, बालिका का क्या हो जाता है, एक वो स्त्रीलिंग शो कर रहा है ना, एक स्त्री है वो। अब बात करें अगर भाववाचक संज्ञा, ठीक है। देखो जिन शब्दों में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, भाव, दशा, स्थिति अथवा विशेषता का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, लंबा, कोमल, लंबाई, दृढ़ता आदि, ठीक है। ये हो गया भाव, किसी का भाव प्रकट कर रहा था, ठीक है। समुदाय, किसी का समुदाय है ना, मतलब कि संघ, मतलब बहुत लोग जुड़े हुए हैं उसमें, जैसे टोली, समिति है ना, बाजारों है ना, और सेना, ये सब क्या है, समुदाय, कलेक्टिव हो गया, कलेक्टिव नाउन। द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन, जैसे तांबा, सीसा, पीतल, दूध है ना, ये सब, मक्खन, ये सब क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आगे क्या है, सर्वनाम, संज्ञा के स्थान में जो आता है ना, बताया ना कि राम जाता, राम संज्ञा हो गया। अगर वो बोल दे कि वे जा रहा है तो वो सर्वनाम हो गया। इसमें भी देखो ये पूछता है, ठीक, सबसे ज्यादा कि उत्तम दे देगा, कुछ ऐसे आपको सेंटेंस दे देगा,
उसमें बोलेगा कि इसमें बताओ ये उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है ना। उत्तम मतलब फर्स्ट, मध्यम मतलब सेकंड और अन्य मतलब थर्ड। तो अब देखो क्या है, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन क्या आता है, मैं, मेरा, मुझे, जहां पे मैं, मेरा, मुझे की ही बात हो, हमारा, हमको, मतलब मैं, इससे भाव ये हो रहा कि मैं, मेरा, हमें, केवल मेरे से ही मतलब है बस। तो ये हो गया उत्तम, फर्स्ट पर्सन मैं हूं, ठीक है। वहीं अगर हम मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष में होता है तू, तुम, तेरा, तुझे, तुम्हें, तुम्हारे, आप, आपका आदि, मतलब तुम, ठीक है। मतलब मैं अब नहीं आ रहा उसमें, उत्तम में मैं था, केवल मेरे से मतलब था। सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष में तुम हो गए, ठीक है। तू, तुम, तुम्हारा है, ले लो, है ना, बोलते हैं ना ये तुम्हारा है, तुम अपना रख लो, आपका स्वागत है, मतलब किसी और का, मतलब वो सेकंड पर्सन हो गया। फिर होता है थर्ड पर्सन, मतलब वह, मतलब हम किसी से जब बात कर रहे हैं और फिर अपन बोलते हैं ना वह ऐसे कर रहा था, वे ऐसे कर रहे थे, तो ये थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मध्यम पुरुष भी हो गया और अन्य पुरुष। निश्चय वाचक सर्वनाम, किया, ये, इसे, उसे, वह, वे आदि यूज करते हैं अपन, ठीक है। अनिश्चय में जो है इनडेफिनेट प्रोनाउन हो, जब कोई किसी कुछ, मतलब इनडेफिनेट मतलब पता ना हो उसका कितना ज़्यादा मात्रा है ना। प्रश्न, जहाँ पे प्रश्न पूछते हैं वहाँ पे कौन, क्या, किसे, क्यों आदि लगाते हैं, ठीक। उसके अलावा फिर है आपका संबंध, जिसमें आप रिलेटिव प्रोनाउन बनाते हैं, जिसमें कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जो मेहनत से पढ़ेगा वह पास होगा, मतलब जो है ना, ये आपका संबंध बता रहा है कि जो मेहनत से पढ़ेगा वह वही पास होगा, ठीक। फिर है जैसा और वैसा, मतलब जैसा बोओगे, मतलब जिस किसी चीज़ से संबंध बता रहा है ना, वो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। फिर निजवाचक, मतलब आप स्वयं, खुद, अपने आदि, जब ये वर्ड यूज हो जाए संज्ञा की जगह पे तब उसको हम बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद विशेषण क्या होता है। विशेषण जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि वाले शब्दों का विशेषण कहते हैं, ठीक। जब किसी चीज की विशेषता बताई जाए तो उसको विशेषण बोलेंगे, मतलब वो कोमल है, वो चिकना है, वो सुंदर है, वो मधुर है, ठीक। अब विशेष्य क्या होता है, विशेष जब मतलब जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेष्य बोलेंगे, ठीक। फिर उसी तरह देखो ये है सुंदर फूल, सुंदर फूल में सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया, और फूल क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक। अब उसके बाद ये है गुणवाचक, इसमें भी देखो चार भेद है विशेषण के, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो गुणवाचक में क्या, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष आदि का बोध कराए। याद है ये संज्ञा में भी अपन ने पढ़ा था, कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में भी यही कुछ चीजें थी, गुण दोष बताने की ही, है ना। ये कंफ्यूजन होता है, आगे चल के बताता हूं मैं इसको। तो संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, जैसे सभी लड़कियां पढ़ रही हैं, ठीक, और इस पुस्तक के आधे पृष्ठ फटे हुए हैं, मतलब क्या बता रहा, संख्या बता रहा ना, सभी, आधे, ये क्या है, संख्या बता रहा है, ठीक। उसके बाद परिमाण, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के परिमाण का बोध कराए, यानी कि 2 मीटर कपड़ा, 4 लीटर दूध, 20 गैलन पेट्रोल, ठीक। तो फिर उसके बाद संकेत वाचक अथवा सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है और यह बहुत तेज दौड़ता है। अब देखो यहाँ पे सर्वनाम में और सर्वनामिक विशेषण में अंतर पूछ रहा है, संकेत वाचक अथवा सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। देखो यह बहुत तेज दौड़ता है और यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे यह जो है वह सर्वनाम है, ठीक। और सर्वनामिक क्या हो गया, यह घोड़ा, मतलब जहां पे संज्ञा आ जाए और फिर लगा तो वो सर्वनामिक विशेषण हो गया। यह, वह, वे, कौन, कोई जैसे सर्वनाम शब्द कभी कभी विशेषण का कार्य भी करते हैं, मतलब जो सर्वनाम है वो कभी कभी विशेषण बन जाता है। विशेषण कब बन जाता है, वो जब हमारे यहाँ पे संज्ञा हो तब वो विशेषण बन जाएगा, ठीक। तो क्या बोला है कि सभी सर्वनाम शब्द कभी कभी विशेषण का कार्य भी करते हैं, अर्थात जब ये संज्ञा के स्थान पर नहीं बल्कि संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाते तब वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक। अगर संज्ञा नहीं है तो वो सर्वनाम है, और अगर संज्ञा है तो वो विशेषण बन जाता है। जो ये लिखा हुआ है ये चीज, ये जो है क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। कब, जब संज्ञा होगी, ठीक। उसके बाद क्रिया,
क्रिया होता है वही बताया कार्य करने का। इसमें भी देखो अकर्मक क्रिया होता है, सकर्मक क्रिया होता है, इसके भी देखो फर्क है, ये सारे लिखे हुए हैं। ठीक, अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म न लगे तथा क्रिया का फल कर्ता में रहे। अकर्मक क्रिया जैसे राजन सो रहा है, राधा हंस रही है। सकर्मक क्रिया क्या, राजन ने खाना खाया, राधा गीत गा रही है। अब इसको पहचानने के लिए क्या होता है, क्रिया के साथ क्या, किस, किसको प्रश्न जोड़े जाने पर उचित उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक मतलब क्या कि अगर इसके साथ हम क्या, किस और किसको, इनमें से कोई भी एक अगर हम इसके साथ लगा दें तो उसका हमें जो फलस्वरूप आंसर मिले वो सही मिले। जैसे कि राधा जो है आपकी हंस रही थी, अगर इसके साथ लगाओ क्या, किस, किसको, राधा हंस रही थी मतलब क्या हंस रही थी, किसको हंस रही थी, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। बट यही है कि राजन ने खाना खाया, यहाँ खाया क्रिया है, क्रिया के साथ लगाना है। तो राजन ने खाना खाया तो राजन ने क्या खाया, राजन ने क्या, किस, मतलब देखो क्या वाला आ रहा है यहाँ पे। फिर क्या है इसमें, राधा गीत गा रही है, तो क्या गा रही है, गीत गा रही है ना। तो ये हो गया आपका सकर्मक क्रिया। संयुक्त क्रिया कंपाउंड वर्ब, जिसमें यदि दो या दो से अधिक क्रियाओं के साथ प्रयोग होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मोहन ने गाना सुन लिया, चला गया, सुन लिया भी हो गया, देखो दो क्रिया, सुना भी और लिया, मतलब और फिर चला और गया, है ना। इस तरह के जो होंगे वो संयुक्त क्रिया में आएंगे। ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब प्रेरणार्थक क्रिया ये भी आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये देख लो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, कब, भाववाचक संज्ञा में, विशेषण में और क्रिया विशेषण में। तो अब देखो भाववाचक संज्ञा, जो आंख से नहीं देखा जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा बोल देंगे। और गुणवाचक क्या हो जाएगा, जो आंख से देखा जा सके। सबसे पहले तो एक ये क्लू मिल जाएगा हमारे पास कि संज्ञा के साथ जो रहे। अब जैसे अगर यहाँ पे पूछ लिया बुद्धिहीन, तो बुद्धिहीन तो कोई सेंटेंस के साथ है नहीं, केवल वो बोल दिया कि बुद्धिहीन क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है। तो अब उसमें अपन को कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो आंख से देखा जा सके। देखो अंतर, देखो भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा अच्छाई, बुराई, भलाई, लंबाई, मोटाई। और गुणवाचक विशेषण में अच्छा, बुरा, भला, लंबा, मोटा। मतलब कि वह अच्छा है, वह बुरा है, वह भला है, वह लंबा है। ये एक हम इसको जो है देख सकते हैं ना, आंख से देख सकते हैं कि ये अच्छा है। और भाववाचक संज्ञा क्या, अच्छाई, बुराई, उसकी अच्छाई बहुत है, उसमें बहुत बुराई है, तो हम उसको आंख से तो नहीं देख सकते बट महसूस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक। अब उसके बाद क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे मुझे बिजली का बिल मासिक रूप से देना पड़ता है, मतलब कि किस तरह देना पड़ता है, मासिक तरीके से। यह मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, मतलब किस तरह ठीक है, क्रिया हो गई, किस तरह ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खुश है, किस तरह, सचमुच खुश है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ कि इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, वह है। पहला लिखा हुआ मेरा प्राण संकट में है। मेरा, देखो मेरा जो है ये एक वचन है ना, और जो प्राण है ये होता है हमारा बहुवचन, ठीक। और जो अगर इसके साथ हमें देख रहे हैं तो ये हमेशा बहुवचन ही होगा, प्राण जो है वो हमेशा बहुवचन ही होगा। तो कैसे हो गया, तो यहाँ पे अगर मेरा होता, ठीक, तब ये सही होता, ठीक। अब इसके बाद देखो ऑप्शन बी है कि सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, ठीक है। तो सोमवार, देखो ये कई जो है, ये कई जो शब्द है ये हमारा है बहुवचन, ठीक। और उसके बाद जो कर्मचारी शब्द है वो है एक वचन। तो पूरा पूरा यहाँ वचन का देखो टॉपिक आ गया। तो वचन का टॉपिक हमें आना चाहिए बट इतना वो नहीं करना है ना। अपन को बेसिक पता होता है कि एक वचन है तो एक वचन होगा, उसके बाद बहुवचन है तो बहुवचन होगा। मतलब यहाँ कई कर्मचारी है तो कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ऐसा होता तो ये सही होता, ठीक है। अब इसमें शुद्ध पूछ रहा है, वाक्य शुद्ध है, ये भी अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध है। अब देखो यहाँ पे अपराधी को मृत्यु दंड की सजा दी गई।
अब हमें देखो कुछ रूल्स होते हैं इनके वाक्य शुद्धि के, कि कैसे हम इसको शुद्ध कर रहे हैं। अपराधी को मृत्यु दंड की सजा हुई, मतलब हमें एक्स्ट्रा, जैसे हम नॉर्मल हिंदी में चाहे जो बोल दे, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं ना, प्रॉपर ग्रामर जब हम हिंदी की देखते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। मतलब कि मृत्यु दंड तो खुद एक सजा हो गई ना, मृत्यु दंड तो खुद एक सजा हो गई, तो फिर उसके बाद ये हो गया मृत्यु दंड की सजा, यहाँ पे की सजा हट जाएगी, अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया हो गया, ठीक है यहाँ पे। अब उसके बाद लिखा हुआ है महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री है। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं, ये सही है, ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखेंगे वाक्य संशोधन क्या नियम होते हैं, वो नियमों को अब हम कुछ देखेंगे, है ना, जिससे हम पहचान पाएं। तो सबसे पहले तो होता है लिंग तथा वचन संबंधी अशुद्धियां। तो लिंग वचन में कैसे, जैसे पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है, तो पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग वाला वाक्य रहे, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग वाला वाक्य रहे, है ना। तो जैसे कोयल, पक्षी, पानी, दानी, घी, सोना, प्रिय, हार, विद्वान, कवि, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग में क्या है, प्रीतमा, हार, ठीक है, बुद्धिमती, विदुषी, सम्राज्ञी, कवयित्री। तो कुछ अगर हम एग्जाम्पल देखें कि दही बहुत खट्टी है, ठीक है, तो दही बहुत खट्टा है, एक ये होता है। तो इसमें सही क्या है, देखो दही शब्द हमारा पुल्लिंग शब्द है, तो इसके साथ खट्टी नहीं लगेगा, खट्टा लगेगा, ठीक है। यह रुमाल अच्छी है, रुमाल भी फिर से पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है, तो यह रुमाल अच्छा है हो जाएगा, ठीक। फिर कृष्ण और राधा नृत्य कर रही हैं, इसका क्या हो जाएगा, राधा और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। वीर होता है पुरुष के लिए, वीरांगना होता है आपका स्त्रीलिंग के लिए, ठीक। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे और कैसे कैसे वाक्य संशोधन होता है। तो कारक संबंधी, ठीक है, यह आंखों से देखी घटना है और यह आंखों देखी घटना है, तो यहाँ पे जो है से हट गया है यहाँ पे, है ना, तो से नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है, एक पुरुष और एक स्त्री जा रहे हैं हो जाएगा, ठीक है। फिर सर्वनाम संबंधी है कुछ, ठीक, मतलब कारक को भी आप देख लेना कि ऐसा तो नहीं है कि से जहाँ लगाना था वहाँ पे के लगा दिया हो, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती है। फिर होता है सर्वनाम संबंधी, मतलब जो पहला वर्ड है सर्वनाम, उसकी जगह तो कुछ अलग नहीं लग गया कि मैं कपड़ा नहीं दिया हूँ, तो इसकी जगह होता है मैंने कपड़े नहीं दिए, तो ये गलत है और ये सही है, ठीक है। इसी तरह ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है अधिक पद संबंधी अशुद्धि। एक तो आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला रहेगा और एक ये अधिक पद संबंधी अशुद्धियाँ रहेगा। इन्हीं में से इनसे और एक और है, उसको आगे बताता हूँ कौन सा। जैसे कि वह विलाप करके रोने लगी, मतलब अधिक पद नहीं होने चाहिए, वह विलाप करने लगी हो गया, ठीक है। रोने का मतलब यही हो गया कि वो विलाप कर रही है ना। फिर प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। स्वयं भी वही है, आत्मनिर्भर भी वही है। स्वयं का मतलब आत्मनिर्भर का मतलब ही वही हुआ ना कि मैं खुद का ही बता रहा हूँ अपना कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, बट वहाँ स्वयं की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह ये सारी चीज़ें हैं, इन सबको आप लोग देख लीजिएगा। फिर ये है पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, ये भी आता है बहुत, जिसमें क्या रहेगा कि कुछ चीज़ इधर लिख देगी, कुछ चीज़ इधर लिख देगी, मतलब आपको जम्बल्ड फॉर्म में दे देगा एक तरीके से, ठीक। एक फूल की माला खरीद लेना, इसका सही क्या होगा, फूल की एक माला खरीद लेना, ठीक है। तो ये गलत है और ये सही है, ठीक। और क्या बात करें नेक्स्ट की, तो फुटकर अशुद्धियाँ हैं कुछ, देखो कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों के रचना की, और रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथ की रचना की। जो अनेक होता है, अनेक, उसके बाद हमेशा एक वचन लिखेंगे, ठीक, ये नियम है, इसलिए यहाँ पे ग्रंथों ना हो के ग्रंथ हो जाएगा, ठीक। देखो तो कुछ यहाँ पे विराम चिन्ह से संबंधित भी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे, और कभी कभी ये पूछ भी लेता है कि
ये कौन सा चिन्ह है ना, कौन सा कहाँ यूज़ होता है, या फिर नाम दे देगा, बोलेगा कि ये मैच करो, राइट मैच करो, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो यहाँ पे पूर्ण विराम होता है ये, जैसे कि कोई एक सेंटेंस लिखा और फिर वहाँ पर एक ये, जैसे अपन इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में अपन ऐसे लगाते पूर्ण विराम, ठीक। फिर उसके बाद अल्प विराम, अल्प विराम कॉमा, जहाँ पे रुकना हो, ठीक है। जैसे अगर लिखा है रोको मत जाने दो, ठीक। अब देखो अगर एक कॉमा की वजह से कितना फर्क पड़ता है वो देखो, कि रोको यहाँ पे अगर हमने कॉमा लगा दिया, मत जाने दो अगर हो गया तो देखो अर्थ बदल गया कि रोको मत जाने दो। और वही अगर मान लो यहाँ इसको हटा दो, ठीक है, यहाँ से इसको हटा दो, अब कहाँ लगा दी, यहाँ पे लगा दी अगर मान लो, तो क्या हो जाएगा, रोको मत जाने दो, हो गया ना, अंतर आया ना। फिर उसके बाद अर्धविराम यानी कि सेमी कॉलन इसको बोलते हैं, यानी जब अधिक रुकना हो, जब इससे भी अधिक रुकना हो तब इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब ये पूर्ण विराम न लगा करके हम कभी कभी अर्धविराम लगा देते हैं, ठीक, जब बहुत रुकना होता है, सेंटेंस चल रहा है बट फुल स्टॉप नहीं लगाते, बट अर्धविराम मतलब थोड़ा रुकना है बस वहाँ पे, बस बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है लाघव चिन्ह। लाघव जैसे किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म जब लिखते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लिखा होता है ना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, उत्तर और प्रदेश, ठीक। उसके बाद जो है योजक चिन्ह, जैसे दिन रात है ना, और वो था भाई बहन, ठीक, तो ये योजक लगाते बीच में। और निर्देशक चिन्ह डैश, मतलब जब नहीं बोलते हैं निम्नलिखित हैं, है ना, तो अपन ये लगाते हैं कि हाँ भाई नीचे लिखा है .1, .2, .3, तब यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ पसंद आया पढ़ाना कि नहीं आया। थोड़ा भी अगर आपको समझ में आया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये सारी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू।